तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई। सर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जिसमें हमें सप्लाई का मीनिंग पता चला। फिर हमने पढ़ा 9 और 10 जिसमें बताया गया सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज को करने पे आपको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है, रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर उस पर टैक्स देगा, या फिर आप कंपोजिशन लेवी में उस पर टैक्स देंगे। ठीक है सर, लेवी पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 11 के, हम पढ़ रहे थे एग्जाम्शन, सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट में जो एग्जाम्शन दी हुई है। बट हम एग्जाम्शन को अगर साथ पढ़ेंगे तो बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, तो हम एग्जाम्शन को RCM के साथ साथ पढ़ रहे थे, और कुछ जो एग्जाम्शन रह गई वो मैं लेटर ऑन करवाता रहूँगा, जिससे एग्जाम्शन का जो बहुत बड़ा चैप्टर है वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई। व्हाट डू मीन ऑफ सर टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या है सर? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो मैं शुरू से अगर सेक्शन की बात करूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो 1 मिनट दीजिए बस, मेरे को ब्लैंक शीट दे दे भाई। हाँ, तो अगर मैं CGST एक्ट की बात करूं तो CGST एक्ट में आपके पास CGST एक्ट CGST एक्ट, इसमें हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में मैंने बताया आपको कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। ठीक सर, क्या होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी? शॉर्ट टाइटल मतलब कि वो एक्ट का नेम शॉर्ट में क्या है, तो CGST एक्ट। एक्सटेंट ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड एप्लीकेबिलिटी 1/7/2017 ऑनवर्ड्स। सेक्शन 2 में हमने पढ़ा डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 में हमने डेफिनेशन पढ़ी। सेक्शन नंबर 3 to 6 मैंने बोला आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है सर? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? वैसे तो आपके लिए सेक्शन 3 से 2 सेक्शन 6 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं बता देता हूँ आपका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। उसमें लिखा होता है CGST एक्ट में सेंट्रल लेवल पे ये ऑफिसर अपॉइंट होंगे, उनकी हायरार्की है। SGST के अनुसार ये ऑफिसर अपॉइंट होंगे, उनकी हायरार्की है। और ये ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो उसकी सुप्रीम बॉडी है। ओके सर, सेंट्रल टैक्स ऑफ इनडायरेक्ट बॉडी, डायरेक्ट नहीं, CBIC। CBDT तो DT में करता है अपॉइंटमेंट, CBIC यहाँ पे करता है GST और कस्टम में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो उनको अपॉइंट करेगा। फिर बोला गया उसमें वो अपना काम भी कर सकते हैं, अपने से नीचे वाले का काम भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में बोला गया, क्योंकि आपके लिए असेसमेंट का पार्ट नहीं है, तो उनसे रिलेटेड जो जो ऑफिसर्स हैं उनका पार्ट भी आपके सिलेबस में नहीं है, और आपके सिलेबस में IGST एक्ट से भी रिलेटेड कुछ नहीं है और रूल्स भी नहीं है। तो ये मानिए आप ICAI का बहुत थैंक्स कीजिए कि आपके सिलेबस में ये डाला ही नहीं है, आपको फाइनल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो सर सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और उसका एप्लीकेबिलिटी पता चल गया। सेक्शन 2 में सब डेफिनेशन दी हुई होती है। सेक्शन 3 to 6 हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता है। सेक्शन 7 में हमने सप्लाई पढ़ा था, और सेक्शन 8 में हमने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, आपको याद आ रहा हो, कंपोजिट सप्लाई कॉम्बो बना के और मिक्स सप्लाई पढ़ा था। फिर सेक्शन 9 और 10 में हमने लेवी, कंपोजिशन लेवी पढ़ा, और सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन हम देखते जा रहे हैं उसके साथ साथ। ओके सर, अच्छा सर, अब ये पता चल गया ये बेचने पे या ये सर्विस प्रोवाइड करने पे, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स पे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे लेवी होगा हमारा GST, और कुछ कुछ सर्विसेज और कुछ कुछ हमारा गुड्स पे हमारा को GST नहीं पे करना। बाय वे ऑफ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि अभी एट द टाइमिंग फोर्स आपको इस सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो सेक्शन 11 में डिफाइंड एग्जाम्पशंस हैं उस पर अभी के लिए आपको टैक्स पे नहीं करना, GST नहीं लगेगा। सर जैसे कोई भी एक नॉर्मल सप्लाई है, जैसे ये बोतल है सर, तो ये बोतल है, या सबसे बड़ा एग्जांपल ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप को अगर मैं सप्लाई करता हूं तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, एंड इस पे लेवी होगा फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज में तो कहीं हमने नहीं पढ़ा कि रिवर्स चार्ज में लैपटॉप रिसिपिएंट उस पर टैक्स पे करता है, नहीं, तो फॉरवर्ड चार्ज में लेवी होगा। सेक्शन 11 में कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि लैपटॉप बेचने पे कोई एग्जम्पशन है।
तो ठीक है सर, हमने ये पढ़ा सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ लैपटॉप इज लाइवेबल टू जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर मैं सेक्शन 7 एंड 9 को एक साथ पढ़ता हूँ और 11 को भी, कोई विदाउट एनी एग्जाम्शन। ओके सर, तो सप्लाई ऑफ लैपटॉप इज लाइवेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म विदाउट एनी एग्जाम्शन। ठीक है सर, बट अब ये बोलना सप्लाई सप्लाई सप्लाई, अल्टीमेट गवर्नमेंट को क्या चाहिए, उस पर टैक्स चाहिए, अल्टीमेट गवर्नमेंट को उस पर टैक्स चाहिए। तो कोई ऐसा टाइम डिफाइन कीजिए जब गवर्नमेंट को उसको टैक्स मिल जाए। तो आप रिटर्न चैप्टर में पढ़ोगे कि आपको मंथ एंड से 28 तक, मतलब अगर आपका अप्रैल मंथ है, अप्रैल 2022 मंथ है, तो इसको ख़त्म होने के बाद 20 दिन, मतलब 20 मई 2022, मंथ एंड से 22 दिन, मंथ एंड से अगले 20 दिन, मंथ एंड से अगले 20 दिन, मंथ एंड से अगले 20 दिन चलना है। तो सर मंथ एंड हुआ हमारा अप्रैल का 30 अप्रैल 2022 को, तो वहाँ से 20 दिन 20 मई 2022। ठीक है सर, तो 20 मई 2022 को टैक्स जाएगा अप्रैल मंथ की सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। बट ये डिफाइंड कैसे होगा, ये सप्लाई अप्रैल मंथ की है, ये सप्लाई अप्रैल मंथ की है, मई की क्यों नहीं है, तो ये डिफाइंड कैसे होगा। इसके लिए हमें चैप्टर दिया गया जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम किसका, सप्लाई का टाइम। हमने ये सप्लाई करा, सप्लाई ऑफ लैपटॉप, यस आपको दे रहा हूँ मैं, सप्लाई ऑफ लैपटॉप ले लीजिए, आपने लिया। ठीक है, आपने मेरे से बोला कि सर आज तो पैसे नहीं है, मैं 6 महीने बाद पैसे देता हूँ इसके। आपका और मेरा अच्छा रिलेशन था, मैंने कहा ठीक है बेटा आप 6 महीने बाद इसका पैसे दे देना। बट मोदी गवर्नमेंट या आपके स्टेट गवर्नमेंट के लोग आगे खड़े हो गए CGST और SGST या एज द केस में भी IGST लेने के, अगर आप डिफरेंट स्टेट से हैं तो मैंने उनको बोला कि मेरे को पैसा 6 महीने बाद आएगा मेरे स्टूडेंट से, ये जो मैंने लैपटॉप बेचा है, तो आप पैसा अभी क्यों लेने आ गए मेरे से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये सप्लाई डिफाइन करेंगे एज पर द टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। आपके टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से हम उसकी सप्लाई डिफाइन करेंगे, आपके कहने से नहीं कि 6 महीने बाद आपके पैसे आएंगे तो मैं पैसे दूंगा। होता है ना, लोग कहते हैं जब वहां से पैसे आएंगे तो मैं दूंगा। तो मोदी गवर्नमेंट ने, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आप टैक्स का पैसा, GST का पैसा देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के बेसिस पे आप उसके टैक्स का पैसा देंगे। हमने बोला ठीक है सर, अब ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो अगर मैं बहुत हिंदी भाषा में समझाऊं टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो सप्लाई का टाइम, मतलब सप्लाई को किस समय माना जाए कि इस समय सप्लाई हो गई है, मैंने आपको दिया सप्लाई हो गई, इसको समय, इस टाइम को सप्लाई मानूं, मतलब आज की तारीख 1 अप्रैल 2022 को नोट कर लूं कि इतने बजे सप्लाई हो गई है, नहीं। तो इसके लिए कुछ प्रोविजन दिए गए जो कि आपके सेक्शन 12 एंड 13 एंड 14 में लिखे हुए हैं। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर आपका 12 से लेकर 14 तक गवर्न करता है। 11 तक हम एग्जाम्शन पढ़ के आ गए, 12, 13, 14 आपका टाइम ऑफ सप्लाई को गवर्न करेगा। अच्छा सर, इतना भी समझ में आता है, टाइम ऑफ सप्लाई आपका सेक्शन नंबर 12, 13 एंड 14 में आएगा। सर अब इसको बता दीजिए, थोड़ा सा खोल के बताइए कि टाइम ऑफ सप्लाई है क्या। टाइम ऑफ सप्लाई वो सप्लाई है जिसको हम डिटरमिन करने के बाद, जिस डेट को हम डिटरमिन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, उस मंथ के एंड से 20 दिन बाद, उस मंथ के एंड से 20 दिन बाद आपको गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर नॉर्मल लेवी। नॉर्मल लेवी हमारे 9 में होता था, 9(1) में हमने नॉर्मल लेवी पढ़ा है। तो अंडर एज पर सेक्शन नॉर्मल लेवी, अगर मैं कंपोजिशन डीलर नहीं हूं तो मैं क्या हूं, नॉर्मल में पे करता हूं, नॉर्मल लेवी लगता होगा। तो मेरे को नॉर्मल लेवी लगने के कारण मेरे को मंथ एंड से 28 तक उसका टैक्स पे करना है। तो अगर मैं देखूं टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे अगर टाइम ऑफ सप्लाई आज 1 अप्रैल 2022 को निकल के आता है कि टाइम ऑफ सप्लाई आज है 1 अप्रैल 2022 को, टाइम ऑफ सप्लाई की डेट आ गई, जो आप प्रोविजन पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंगली, तो बोलेंगे इस मंथ के एंड से, इस मंथ का एंड होगा 30 अप्रैल 2022 को, वहां से 20 दिन मतलब 20 मई 2022 को गवर्नमेंट को टैक्स देना। ये तो मतलब मैंडेटरी है कि 20 अगले महीने की 20, अगले महीने की 20, बट ये महीना कैसे डिफाइंड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन नंबर 12 में आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स दे रखा है,
सेक्शन 13 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज दे रखा है। ठीक है सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स मैं 12 में पढ़ूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज मैं 13 में पढ़ूंगा, बट मैं पहले 13 पढ़ाऊंगा जिससे मैं गुड्स पे ले जाऊंगा आपको। तो चलते हैं आप अपने मॉड्यूल में आ जाइए चैप्टर नंबर 5 में, और उसमें आके आप 5.73 मतलब पेज नंबर 37 पे आ जाइए आप अपने। तो 37 पे अगर मैं आता हूँ तो ये आपका बेस्ट रेप्लिकेटेड दे रखा है आपका, रेप्लिकेटेड। तो आप पेज नंबर 37 पे कट लगाना है, कट। हाँ, पेज नंबर 37 पे अब आप आ जाते हैं तो उस पे लिखा है, बहुत अच्छा आपको समरी दे रखा है आपके मॉड्यूल में, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने समरी नोट नहीं बनाए, क्योंकि मैंने देखा कि जो ये समरी में दे रखा है बहुत बेस्ट दे रखा है आपके लिए क्विकली रिवीजन करने के लिए। जो इसमें पॉइंट मिसिंग है मैं एडिशनल नोट करवा दूंगा। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टाइम ऑफ सप्लाई, यस, इसको छोटा कर लीजिए, 9:3 ठीक है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टाइम ऑफ सप्लाई of the goods and services can be better understood if the same is studied simultaneously। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि एक साथ ही पढ़ेंगे। आपके लिए सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स दे रखा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस सेक्शन 13 में दे रखा है। पढ़िए, आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो, बट आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा अगर साथ पढ़ता तो अच्छा रहता, तो वही इंस्टीट्यूट ने बोला है। ठीक, ओके, ये तो ठीक है। बाकी अब पढ़ते हैं सेक्शन 12 सेक्शन 13। सेक्शन 12(1) क्या कहता है सर? 12(2) से स्टार्टिंग है। 12(1) क्या कहता है? 12(1) सेक्शन ये कहता है कि जो ऑनवर्ड्स सेक्शंस आ रहे हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स डिटरमिन करेंगे। ऐसी 13(1) ये कहता है ऑनवर्ड सेक्शन जो आ रहे हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज डिफाइन करेंगे। तो वो रिलेवेंट है, वो ये बता रहा है कि नीचे वाले सेक्शन पढ़ लेना टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स 12(2) ऑनवर्ड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज 13(2) ऑनवर्ड्स। ठीक है सर, पहले मैंने बोला आपको सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाते हैं। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कब माना जाए, किस टाइम को माना जाए कि सर्विस हो गई है एज पर द जीएसटी? क्या आपके कहने से वो जो 6 महीने का क्राइटेरिया कि 6 महीने बाद पेमेंट आएगा तो 6 महीने बाद मैं गवर्नमेंट को दूंगा, ऐसा नहीं है। सेक्शन 12 सेक्शन 13 पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं सेक्शन 13 को पढ़ता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। इन नटशेल टाइम ऑफ सप्लाई अगर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो उसमें लिखा है अगर आपकी इन्वॉइसिंग ठीक है, अभी पढ़ेंगे इन्वॉइसिंग क्या है, इन्वॉइसिंग ठीक होना क्या है ये भी पढ़ेंगे। इन्वॉइसिंग ठीक है एज पर सेक्शन 31 ऑफ द CGST एक्ट, CGST एक्ट के 31 सेक्शन में जो लिखा है इन्वॉइसिंग, उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वॉइसिंग है तो टाइम ऑफ सप्लाई होगी इन द केस ऑफ सर्विसेज इन्वॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन्वॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अभी देखते हैं, मैं बता दूंगा सारा। तो इन्वॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनमें पहले होगा। अच्छा सर, अगर इन्वॉइसिंग सही नहीं है तो सर, अगर इन्वॉइसिंग सही नहीं है तो इन्वॉइसिंग का क्राइटेरिया टूट गया, मतलब ये वाला क्राइटेरिया मेरा टूट गया, तो इस वाले क्राइटेरिया को टूट गया अगर मेरा, तो फिर इन्वॉइसिंग की जगह आ जाएगा कंप्लीशन। क्या आ जाएगा सर? कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अभी समझाता हूँ अलग अलग मीनिंग्स क्या है इनके। सबसे पहले बात करी हमने इन्वॉइसिंग की कि इन्वॉइसिंग का करेक्ट होना चाहिए। अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं सर्विसेज का तो इन्वॉइसिंग करेक्ट कैसे होगी, इसके लिए हमें सेक्शन 31 पे जाना पड़ेगा कि इन्वॉइसिंग करेक्ट कैसे होगी जीएसटी एक्ट में। तो वो भी हमें नीचे ही दे रखा है, टाइम लिमिट फॉर रेजिंग द इनवॉइस। तो सेक्शन अगर हम 31 पढ़ते हैं तो वो बताता है सर्विसेज का इनवॉइसिंग कैसे होगा। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपके घर में सर्विस प्रोवाइड करी, मैंने आपके घर में एसी रिपेयर करा आपका। ओके, आज तारीख है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को मैंने आपके घर का एसी से रिपेयर करा और उस एसी रिपेयर करने के बाद आप बोले कि कितने पेमेंट हुआ, कितना पैसा देना है मेरे को इसका। मैंने बोला आप मेरे को अभी पेमेंट मत करो, मेरे बिल के आने के बाद पेमेंट करना। तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि सर्विसेज प्रोवाइड हो गई?
तो उसके लिए सेक्शन 31 बनाया गया कि टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज और इन केस ऑफ गुड्स दोनों के लिए बनाया सेक्शन 31 में, कि सेक्शन 31 में बोला गया टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्या टाइम लिमिट होगी, उसके लिए हम 31 पढ़ेंगे। तो अगर हमने 31 को फॉलो करा तो हमने इनवॉइसिंग करेक्ट करी है, अगर हमने 31 को फॉलो नहीं करा तो हमने इनवॉइसिंग करेक्ट नहीं करी। अब 31 क्या कहता है? 31 कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आपको विद इन 30 डेज, जैसे मैंने आज सप्लाई करी सर्विसेज की फ्रॉम ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2022, तो यहाँ से 30 दिन, 1 अप्रैल से 30 डेज। चलिए 1 अप्रैल से 30 डेज अगर हम चलते हैं तो 1 मई 2022 आता है, इज द डेट ऑन विच द इनवॉइस इज टू बी इशूड, हो जाना चाहिए था 1 मई 2022 तक इशू हो जाना चाहिए था फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2022। तो सर्विसेज कब मैंने कंप्लीट कर दी? 1 अप्रैल 2022। आपके घर का एसी रिपेयर करके चला गया ना मैं 1 अप्रैल 2022 को, और सेक्शन 31 ने बोला सर्विसेज के केस में आपको इनवॉइस इशू करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो पढ़ते हैं कब इशू करना है आपको, तो बिफोर और आफ्टर, या आप पहले भी कर सकते हैं और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस, बट विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज करना है। तो इन नटशेल में बात करूं तो आपने जब सर्विस कंप्लीट करी वहां से 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस इशू करना है विद इन 30 डेज। और ये 45 डेज है इन केस ऑफ बैंक्स, इन केस ऑफ एनबीएफसी, इन केस ऑफ एलआईसी। आपके लिए 30 है, बैंक्स एनबीएफसी के लिए 45 डेज है। ठीक है सर, तो विद इन 30 डेज आपको इशू करना है इनवॉइस। तो अगर हम पढ़ते हैं बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बिफोर प्रोविजन ऑफ सर्विस, कंप्लीशन से पहले भी कर सकता हूं मैं इशू इनवॉइस, यस कर सकता हूं। आप मेरे पास 25 मार्च में आ गए और आपने बोला मेरे को एसी करवाना है, मैंने कहा लीजिए बिल लीजिए, मैं 1 तारीख को आके एसी कर दूंगा, तो बिफोर, ठीक है, बिफोर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स ऑन अकॉर्डिंगली पहले मिल जाएगा। ओके, आफ्टर भी कर सकते हैं, हाँ, ऑन भी कर सकते हैं, हाँ, 1 अप्रैल को भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, 1 अप्रैल के बाद भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, 1 अप्रैल से पहले भी कर सकते हैं, कितने भी पहले कर सकते हैं, 1 अप्रैल के बाद कर लूँ, कर लो, 1 अप्रैल पे कर लूँ, कर लो, ऑन कंप्लीशन पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल के बाद कितने तक, क्या 10 साल बाद? नहीं, बोला गया बट विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर कर लो, विद इन 30 डेज। कहाँ से 30 डेज? फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। कंप्लीट कब हुई है? 1 अप्रैल 2022, वहाँ से 30 डेज, वहाँ से 30 डेज। ठीक है सर, समझ में आ गई। और 45 डेज इन केस ऑफ बैंक्स, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी। तो सर अगर मैं बात करूँ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, सप्लाई अगर मैं सर्विस एसी रिपेयर कर रहा हूँ तो उसके केस में मेरे को इनवॉइस कब करना है? मैं एसी रिपेयर कर रहा हूँ 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2022 को, तो उस तारीख पे कर सकता हूँ, कर सकते हो, उससे पहले कर सकता हूँ, कितने भी पहले कर सकते हो, उसके बाद कर सकता हूँ, हाँ बात कर सकते, कितने भी बाद नहीं, विद इन 30 डेज तक। ओके सर, तो इनवॉइस की इशू की डेट क्या है आपकी? अगर आपने, ये कैसे पता चलेगा इनवॉइसिंग करेक्ट है? सपोज एसी रिपेयर हुआ 1 अप्रैल 2022 को, बट इनवॉइस आ रहा है 15 मई 2022 को, क्या इनवॉइसिंग करेक्ट है? आप सोच के बताइए। विद इन 30 डेज इनवॉइसिंग हुई है, विद इन 30 डेज कब बैठ रहे हैं? 1 मई 2022। अब मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है। जब भी फ्रॉम आ जाएगा, मतलब कैसे? फ्रॉम दिस डेट, तो फ्रॉम का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग दिस डेट, मतलब प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज ऑन 1 अप्रैल 2022 से, मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से 30 दिन के अंदर अंदर, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज ऑन 1 अप्रैल 2022, वहाँ से 30 डेज, तो उसको एक्सक्लूड कर दो जिस दिन सर्विस प्रोवाइड करिए। तो सेकेंड अप्रैल इज माई फर्स्ट डे, ठीक, एंड 30th अप्रैल इज माई 29th डे, एंड 1 मई इज माई 30th डे। तो 1 मई इज माई 30th डे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 मई 2022 को हमारा क्या बन जाएगा? अगर हमने 1 मई 2022 तक इशू कर दिया इनवॉइस तो करेक्ट इनवॉइसिंग है।
बट मेरे केस में 15 मई को इशू हुआ इन्वॉइस, तो इन्वॉइसिंग करेक्ट नहीं है। तो इन्वॉइसिंग का क्राइटेरिया टूट गया। इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये रटता हुआ होना चाहिए। सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई, इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कैसे इन्वॉइस और पेमेंट, बोलो इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या तो इन्वॉइस पकड़ेंगे या पेमेंट पकड़ेंगे, क्योंकि सर्विसेज के केस में 3 ही एलिमेंट होंगे। कैसे सर? आप मेरे पास 25 मार्च 2022 को आए कि आप मेरा एसी रिपेयर कर दीजिए। मैंने बोला अभी तो मेरे पे टाइम नहीं है, मैं 1 अप्रैल 2022 को आऊँगा और आपका एसी रिपेयर करके चले जाऊँगा। ठीक, मैंने बोला आप 25 मार्च को मेरे से बिल लीजिए। बिल कब आया? 25 मार्च को। एसी कब रिपेयर हुआ? 1 अप्रैल को। सपोज पेमेंट मैंने बोला एसी रिपेयर करते पेमेंट दे दीजिए 1 अप्रैल को। आपने बोला अभी नहीं है, 5 अप्रैल को आना, पेमेंट ले जाना। तो 5 अप्रैल इज माई पेमेंट डेट। तो 3 डेट इन्वॉल्व हो गई। इशू कब करा इनवॉइस? 25 मार्च को। सर्विसेज कब प्रोवाइड करी, कंप्लीट कर गई? 1 अप्रैल को। पेमेंट कब आई? 5 मार्च को, 5 अप्रैल को। तो 3 डेट हो गई, तो 3 ही इवेंट होंगे, तो 3 इवेंट में घूमेंगे, बट एट अ टाइम 2 इवेंट पकड़ेंगे। तो सबसे पहला हम क्या पकड़ेंगे? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइसिंग करेक्ट है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइसिंग इनकरेक्ट है तो इनवॉइस को हटा देंगे, क्या पकड़ेंगे? कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो देखिए हमारे केस में 15 मई को करा था, तो इनवॉइसिंग हमारी करेक्ट नहीं थी। इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली हमने इशू नहीं करा इनवॉइस। यस, 15 मई को कर दिया, बट 1 महीने तक करना था। तो उसके केस में अर्लीस्ट क्या क्या? अर्लीस्ट डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज और पेमेंट, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा सर, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा। अगर इनवॉइसिंग करेक्ट है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइसिंग करेक्ट नहीं है तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। इनवॉइसिंग के लिए सेक्शन 31 पे जाएंगे। सर्विसेज के केस में इनवॉइसिंग कब इशू करना है, इनवॉइस कब तक इशू करना है? तो बिफोर कर सकते हो, कंप्लीशन से कर सकते हो। मैं 1 अप्रैल हूँ, मतलब मैंने 1 अप्रैल को एसी रिपेयर करा आपके यहाँ, तो मैं 1 अप्रैल से पहले इशू इनवॉइस कर दूँ, कर दो। 1 अप्रैल के बाद इशू इनवॉइस कर दूँ, कर दो, बट विद इन 30 डेज कर दो, विद इन 30 डेज कर दो। ठीक है सर, बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो सर एक केस और बताइए, अगर 25 मार्च को हम आते हैं आपके पास कि एसी रिपेयर कराना है और हम बोलते हैं एसी वाला एसी है, ये मॉडल है, ऐसे रिपेयरिंग होगी या सर्विसेज होगी, सर्विसेज होगी एसी की सर्विस करानी है। मैंने बोला 1000 रुपये लूँगा एसी सर्विस करने के। आपने बोला डन। आपने क्या ये पकड़िए 1000 25 मार्च को आपने पकड़ा है मेरे को 1000 25 मार्च को। जैसे आज 25 मार्च है अगर, तो आपने मेरे को 1000 रुपये पकड़ा है 25 मार्च को, बोला हमारा एसी रिपेयर कर दीजिए, एसी रिपेयर या सर्विस जो भी मानो। मैंने बोला अभी तो नहीं, थोड़े दिन बाद आके करूँगा, मतलब 1 तारीख को आके करूँगा, 1 अप्रैल 2022 को आके करूँगा। आप मेरे को एडवांस पेमेंट दे गए, क्या मेरे पे लायबिलिटी है जीएसटी की? पढ़िए। इस केस में इनवॉइसिंग कैसे देखेंगे? इस केस में आप डीम्ड करेंगे कि इनवॉइस करेक्ट होगा ही होगा। इस केस में आप डीम करेंगे इनवॉइस ठीक होगा ही होगा। तो ऊपर वाली कंडीशन पढ़िए, इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस का पता है आपको कब इशू हुआ? नहीं पता। पेमेंट का पता है आपको? हाँ, पेमेंट पता है 25 मार्च 2022 को हुई है। तो विच एवर इज अर्लियर क्या आ गई? 25 मार्च 2022। ठीक, और इसके मंथ एंड में आ जाइए, मार्च 31 मार्च 2022, यहाँ से 20 दिन, तो 20 अप्रैल तक आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। बट टाइम ऑफ सप्लाई क्या है आपका? 25 मार्च 2022। कोई आपसे पूछे आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, मतलब किस दिन आप ये मानेंगे कि सप्लाई हो गया है, तो आप कहेंगे 25 मार्च 2022 इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब टाइम क्या? सप्लाई का टाइम बता। टाइम किसका? सप्लाई का बता। सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्या टाइम है तेरा? तो आप कहोगे 25 मार्च। बट सर्विसेज तो आपने 1 अप्रैल को जाके दिया नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई हम सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर सर्विसेज का केस है, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर हमारा गुड्स का केस है। तो कोई आपसे पूछे ये तो एडवांस पे टैक्स चला गया, हाँ, तो सर्विसेज के केस में एडवांस पे टैक्स है। क्यों है?
इसके लिए मैं बता देता हूँ, हमने पढ़ा था सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में भी सर्विस प्रोवाइड अगर एडवांस में पेमेंट आ जाती है तो उस पर टैक्स था, तो इसलिए इन्होंने सर्विसेज एज वेल एज गुड्स दोनों के एडवांस पे टैक्स रखा। बट नाउ डेज सर्विसेज के एडवांस पे टैक्स तो है, बट गुड्स के एडवांस पे टैक्स नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। इन्होंने जब जीएसटी लॉ लाया तो दोनों सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों के एडवांस पे टैक्स रखा। मतलब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर टाइम ऑफ सप्लाई हो गया तो हमारी जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी आ जाती है। हमको पता है, आपको भी पता है, अभी पढ़ा है मैंने। तो अगर एडवांस अगर पहले आ जाता है किसी भी गुड्स के रेफरेंस में या किसी भी सर्विसेज के रेफरेंस में, तो सप्लायर को जीएसटी तुरंत ही पे करना है अगले महीने के 20 को। कंपोजिशन डीलर के लिए उसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसको 18 अगले महीने की 18 तक पे करना पड़ता है, अगले क्वार्टर की, सॉरी माय मिस्टेक, उसे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। किसे, कंपोजिशन डीलर को। तो क्वार्टर कैसे चलता है अभी बता देता हूँ, लिख लेना कहीं भी। यहाँ पे क्वार्टर स्टैंडर्ड क्वार्टर होते हैं, मतलब अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 2nd क्वार्टर, ठीक। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3rd क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च 4th क्वार्टर। ठीक है सर, समझ में आ गया। स्टैंडर्ड क्वार्टर है, अप्रैल से चलेगा और मार्च पे खत्म होगा, स्टैंडर्ड क्वार्टर है। अब जिस भी आप टाइम में सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप 30 जून को सप्लाई कर रहे हो सपोज, तो आपने कौन से क्वार्टर में करी, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट क्वार्टर की सप्लाई। तो आपको टैक्स कब देना, अगर आप कंपोजिशन डीलर हो, 18 ऑफ द क्वार्टर एंड, क्वार्टर एंड हुआ 30 को, इसकी 18 ऑफ जुलाई को आपको टैक्स देना है। ये रिटर्न चैप्टर का मैटर है, आप टाइम ऑफ सप्लाई में भूल जाइए। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको कंक्लूड करते हैं और आप भी रिवाइज कीजिए, मेरे साथ बोलिए। अगर टाइम ऑफ सप्लाई में सर्विसेज का देखना है तो उसमें 2 केस हैं। 2 केस से पहले एक कंडीशन होगी कि हमारा इशू, क्या इशू, इनवॉइस इशू हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर हमने करेक्टली इशू करा है इनवॉइस तो हम देखेंगे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि इनवॉइस करेक्ट है तो इनवॉइस पिक्चर में आया, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अगर इनवॉइस करेक्ट नहीं है तो इनवॉइस को हटाइए, कहलाइए कंप्लीशन, और इनवॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। सर कंप्लीशन तो ऐसा हो सकता है 1 अप्रैल को जैसे आप बता रहे हो, और आप हमको 30 डे मिले हैं ना, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर हम इनवॉइस इशू कर सकते हैं। हाँ बेटा, आपको 30 डेज मिले थे, बट आपने उसे फुल्ली यूटिलाइज नहीं करा, आपने उसको मिस यूटिलाइज करा। आपने विद इन 30 डेज ना करके आपने 15 मई तो, जो मेरा एग्जाम्पल है मेन, उसमें इशू करा इनवॉइस, जो कि आउटसाइड दी, आपने इनवॉइस का सेक्शन 31 को फॉलो नहीं करा, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस आपने फॉलो नहीं करा। तो इसलिए आपका जो फॉर्मूले में से इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो इसमें से इनवॉइस हटाएंगे, क्या लाएंगे, सर्विस प्रोवाइड की डेट 1 अप्रैल, ये मानेंगे आपने 1 अप्रैल को ही इनवॉइस इशू कर दिया था, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लेंगे अगर इनवॉइस करेक्ट नहीं है। इनवॉइस करेक्ट होने के लिए हम सेक्शन 31 को पकड़ते हैं। सेक्शन 31 में लिखा है टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विसेज, दोनों के लिए लिखा है, इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विसेज। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज क्या लिखा है, तो उसमें लिखा है कि अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उससे पहले भी इशू कर सकते हो इनवॉइस, उसके बाद भी इशू कर सकते हो, और उस दिन भी कर सकते हो जिस दिन प्रोवाइड करिए सर्विसेज। ठीक है सर, पहले कितनी कर सकते हैं, कितनी भी पहले कर सकते हो, बाद कितनी कर सकते हैं, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। जहां फ्रॉम आ गया तो उस डेट को एक्सक्लूड करेंगे, कौन सी डेट को, डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज को एक्सक्लूड करके अगले 30 डेज। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो 30 डेज, 45 डेज इन केस ऑफ बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और हमारा इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी यही डेट है 45 डेज। नॉर्मल इंसान के लिए 30 डेज है। समझ में आ गया सर। फिर हम चले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, तो हमने पढ़ा इनवॉइस करेक्ट है, तो बोलो इनवॉइसिंग करेक्ट है तो जल्दी, हाँ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइसिंग इनकरेक्ट है तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, अब गुड्स का भी बता दीजिए, जब इतना कर रहे हो तो गुड्स का भी पढ़ लीजिए। तो अभी हमने क्या मेन हमारा मुद्दा है, इनवॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट अगर एडवांस में है तो एडवांस पे टैक्स देना पड़ेगा, हमने पढ़ा अभी, एडवांस पे टैक्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स पे भी है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे भी है।
सर्विस टैक्स में था इसलिए सर्विस प्रोवाइडर को कोई दिक्कत नहीं हुई, बट वैट और एक्साइज में ऐसा नहीं था। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? वैट और एक्साइज में एडवांस पे कभी भी टैक्स नहीं था। तो इन लोगों ने शोर मचाया, ट्रेडर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने शोर मचाया और गवर्नमेंट को ऑन 15 नवंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन लाया, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, नोटिफिकेशन यस 66/2017 सेंट्रल टैक्स, आप CGST एक्ट पढ़ रहे हो तो सेंट्रल टैक्स, डेटेड 15 नवंबर 2017। और उस नोटिफिकेशन में बोला कि अगर आप एडवांस ले रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, एडवांस ले रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उस पर GST नहीं है। तो एडवांस मिला है हमें। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था? इनवॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट गवर्नमेंट ने हटा दी, तो क्या लिखेंगे? इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस हमारा क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए इन्होंने रखा डेट ऑफ इनवॉइस, गलत कर दिया क्या? ये देखिए, गलत पेन चूज कर लिया था। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच ही रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस। तो मैं अगर इसको बात करूं, समराइज करूं, तो क्या क्या है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। विच एवर इज अर्लियर। मतलब हमारे फॉर्मूला क्या था? इनवॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उसमें से पेमेंट हटा दिया तो इनवॉइसिंग एज इट इज रहा, तो ये इनवॉइसिंग हो गया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसिंग। ठीक, इसके पेमेंट हटा के क्या डाला इन्होंने? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये कहाँ से लिखेंगे? वही बताओ, सेक्शन नंबर बोलो 31। तो 31 बताएगा टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स। अभी सर्विसेज का बोला उसने, अभी गुड्स का बोलेगा वो। तो क्या कहता है? पढ़िए, पहले यहां से पढ़िए से। टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइसेस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सेक्शन 31। तो इसमें दो केस इन्वॉल्व है, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ गुड्स के केस में दो केस क्या क्या हैं। गुड्स के केस में दो केस हैं। एक तो केस ये है कि जैसे ये लैपटॉप है और मैं ये लैपटॉप में डील करता हूँ, बेचता हूँ मैं, तो मेरे पे एक बंदा आया जो महाराष्ट्र से था। उसने बोला सर मेरे को लैपटॉप महाराष्ट्र में डिलीवर करवा दीजिए और मैं आपको फ्रेट भी दे दूंगा और लैपटॉप की कॉस्ट भी दे दूंगा। तो गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है। यूपी से गुड्स होके महाराष्ट्र जाएगा, यूपी से गुड्स चल के महाराष्ट्र जाएगा, ठीक है, मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो रास्ते में कई स्टेट पड़ेंगे जहाँ पे गुड्स निकलेगा। अगर किसी भी स्टेट में किसी भी GST डिपार्टमेंट ने रोक लिया कि ये माल कहाँ से चला था, तो आप क्या डिफाइन करेंगे अगर आप पे इनवॉइस नहीं है? सपोज मेरे पे 1 अप्रैल 2022 को कांटेक्ट आया कोई महाराष्ट्र के स्टूडेंट का कि सर मेरे को ये लैपटॉप चाहिए, आप मेरे को भेज दीजिए, मैं जो फ्रेट होगा या जो भी कुरियर चार्जेस होंगे और लैपटॉप के चार्ज जो भी चार्ज होगा मैं आपको पे कर दे रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक, पेमेंट तो आ गया, बट गुड्स के केस में पेमेंट रेलिवेंट ही नहीं है, एडवांस पे टैक्स है नहीं। पेमेंट तो पहले आ गया, एडवांस पे टैक्स है नहीं, अभी पढ़ के आए हैं। तो फॉर्मूला क्या? इनवॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग। पेमेंट हट गया तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग कैसे निकलेगा? सेक्शन 31 बताएगा जो हम पढ़ रहे हैं। तो मूवमेंट इन्वॉल्व है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग क्या होना चाहिए? ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ, ऑन और बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब सर रिमूवल और मूवमेंट एक ही बात है। गुड्स आज की तारीख में चला, 1 अप्रैल 2022 को चला गुड्स, यहां से चल रहा है और चलता चलता 2 तारीख में वो सपोज MP पहुंचा, MP से होके जा रहा है, MP पहुंचा, MP के लोगों ने, MP के डिपार्टमेंट ने रोक लिया कि ये गुड्स कहाँ से आए। तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? जो कुरियर वाला होगा तो वो बिल दिखाएगा कि देखिए सर ये बिल यूपी से चला है और महाराष्ट्र जाना है
तो ये गुड्स ऐसे ऐसे जा रहा है आपके स्टेट्स होके, तो वो फिर उसको छोड़ देगा। तो क्या कंडीशन है, अगर ऑफिसर से पकड़वाना नहीं है, तो ऑफिसर से अगर पकड़वाना नहीं है तो ऑन और बिफोर, मतलब पहले भी कर सकता है या उस तारीख को भी कर सकता है, ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। जब आपसे गुड्स रिमूव हो रहा है, मतलब आज रिमूव हो रहा है, तो आज की तारीख या उससे पहले की तारीख, आज की तारीख या उससे पहले की तारीख में आप उसको क्या कर सकते हो, उसका इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। ठीक है सर, अगर गुड्स में मूवमेंट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाएगा, तो जो एक जगह से उठ रहा है या तो उस तारीख में या उससे पहले हमें इनवॉइस बनाना है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो हमारे लिए है रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू रिसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। तो क्या बोला, आपको इनवॉइस कब बनाना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। आपकी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग क्या होगी, ये आपकी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग है, लिख भी सकते हैं लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग क्या है, बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। आपसे रिमूव होने से पहले या रिमूव होने तक आपको उसका इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सर एक केस हो सकता है रिमूव ही नहीं हो रहा, मतलब चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट लिया मैंने किसी शॉप से, फाड़ा खा गया वहीं पे। अब जीएसटी कैसे देना है इसके अकॉर्डिंगली जीएसटी कैसे देंगे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका, सर मूवमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ से पैकेट उठाया, ना यूँ हिला ना यूँ हिला, खोला खा गया चिप्स, मैंने ऐसे करा, तो उसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो वेयर नो मूवमेंट इज इन्वॉल्व, तो उसके केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग क्या होगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक, मतलब मैं किसी शॉप पे गया, शॉपकीपर से गया, मेरे को एक 20 वाला लेस दे दो, तो मैंने उनको पैसे दे दिए, तो एडवांस पे तो टैक्स है नहीं, ठीक है पैसे रख दिए गए, एडवांस पे टैक्स नहीं है। गुड्स के केस में वहाँ से चिप्स का पैकेट आया, तो जब वो उन्होंने मेरे को चिप्स का पैकेट डिलीवर करा, वो चिप्स का पैकेट, ये चिप्स का पैकेट है, वो चिप्स का पैकेट डिलीवर कर रहे हैं, जब उन्होंने ये ऐसे डिलीवर कर दिया, तो इस मोमेंट पे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन हो गया। तो इस टाइम में, इस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक, मैंने पेमेंट करा 20 रुपये का, तो जब टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हुआ, बट जब उन्होंने गुड्स को डिलीवर करा तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। कैसे सर, जैसे 100 रुपये का नोट है, मैंने बोला सर लीजिए मेरे को एक 20 वाला चिप्स दे दीजिए, तो मैं एडवांस पहले दे रहा हूँ, तो गुड्स के एडवांस पे तो टैक्स है नहीं, पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट हटा रखा है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, तो पेमेंट तो उनने ऐसी रख दी। ये गुड्स है सपोज, तो ये गुड्स मतलब चिप्स है, तो ये चिप्स उठ के आ रहा है, तो ये डीलर का हाथ है, सप्लायर का, ये मेरा हाथ है। तो जब वो डिलीवरी कर देगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये डिलीवरी हो गई, उसके हाथ से छूटा मेरे हाथ में आ गया, डिलीवरी हो गई, तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई अगर हम यहाँ से पढ़ें, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम, कब, डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग क्या हो जाएगी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक, और मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस, मतलब मूवमेंट को छोड़ के जितने भी केस है सब में डिलीवरी हमारी एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स डिटरमिन होगी। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग ये भी हो गया। तो अगर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग को मैं सम अप करूं, तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग इन केस ऑफ सर्विसेज 30 डेज, विद इन 30 डेज। अगर इनवॉइसिंग लेटर हो रही है, बिफोर हो रही है तो कितनी भी हो सकती है, ऑन पे कर सकते हैं सर्विसेज के केस में। ठीक है सर, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग इन केस ऑफ गुड्स, दो चीज इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स हमारा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग होना है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग होना है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सेकंड केस, पैसे दिए, चिप्स का पैकेट लिया, यहीं खा गया, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब उसने मेरे को चिप्स का पैकेट डिलीवर कर दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग हो जाएगी। ठीक है, ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ चलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वो जो बिल में डेट इनवॉइस लिखी होगी वो डेट, या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग एज पर सेक्शन 31। तो जो बिल में डेट होगी, डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस, या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग जो हम सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग पढ़ के आए हैं, विच एवर इज अर्लियर
वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा टाइम ऑफ सप्लाई, वो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक, ओके। इसमें ये भी लिखा है, ये बेयर एक्ट है, ये जब बेयर एक्ट आया था 12(2) का, तो वहाँ पे क्या लिखा था, अर्लियर ऑफ फर्स्ट इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग और पेमेंट। तो ये अगर कंसेप्ट में काट दूं तो कोई गलती नहीं है, बिकॉज एडवांस पे हमारा टैक्स नहीं है, जो कि ये डिफाइन करता है। नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई 66/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 नवंबर 2017। पढ़ते हैं क्या नोटिफिकेशन थी। नोटिफिकेशन थी, नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीप ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ओनली गुड्स लिखा है, सर्विसेज नहीं लिखा। तो गुड्स के केस में जो एडवांस आएगा उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। एडवांस का कंसेप्ट हमने पेमेंट का हटा दिया। ठीक है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर फॉरवर्ड चार्ज एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन डीलर, GST is to be paid on outward supply of goods on the date of issue of invoice or last date of invoicing, last date on which the invoice ought to be have been issued in terms of section 31 नोटिफिकेशन ये है। ठीक है। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन पढ़ूँ जो आज के टाइम में टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स है, तो उसका कंक्लूजन ये है कि इन्वॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। ठीक। सर्विसेज का अगर इन्वॉइसिंग करेक्ट है तो इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन्वॉइस आएगा इन रिस्पेक्ट में अगर इन्वॉइसिंग करेक्ट है। इन्वॉइसिंग करेक्ट नहीं है तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो कि हमें यहाँ हमने कर लिया। ये इन्वॉइसिंग इनकरेक्ट है तो दिस। ठीक है सर, एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, इसमें वैसे लिखा हुआ है इस केस में, बट मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। पेमेंट के केस में हम डेट ऑफ पेमेंट कैसे डिटरमिन करें। एक तो होता है, हमने 11th-12th में हम पढ़ के आते हैं कि जब हम बुक्स में एंट्री कर लेते हैं तो वो डेट ऑफ पेमेंट उस तारीख में जिस तारीख में हमने एंट्री करी, या जब हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो एक्ट कहता है जब आपने बुक में एंट्री करी या आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, दोनों डेट में जो भी पहली डेट हो वो डेट ऑफ पेमेंट मानना। तो बोला एंटरिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एंटरिंग द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिस तारीख में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करा है उस पेमेंट को, या आपकी क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट में, विच एवर इज अर्लियर पेमेंट मानना। तो अगर मैं सम अप करूं, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज पढ़ा। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज पहले पढ़ा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। वो बोलता है इन्वॉइसिंग करेक्ट है, दो केस है, इन्वॉइसिंग करेक्ट है, इन्वॉइसिंग इनकरेक्ट है। इन्वॉइसिंग करेक्ट है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन्वॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बोलो इन्वॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनकरेक्ट है तो इन्वॉइसिंग हटाएंगे, इन्वॉइसिंग इनकरेक्ट है, कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट को कैसे पकड़ेंगे, पेमेंट की डेट को पकड़ेंगे हमने जब बुक्स में एंट्री करी या जब हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, रटने का कुछ नहीं है, समझने का ही था। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स कैसे लिखेंगे, तो एक ही फॉर्मूला है, इनवॉइस तो आएगा, पेमेंट नहीं है क्योंकि एडवांस पे टैक्स नहीं है गुड्स के केस में। एंट्री नंबर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग कैसे देखेंगे हम, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग देखेंगे। सेक्शन 31 क्या कहता है, गुड्स के केस में लास्ट डेट कब होगा, तो उसमें दो केस बताता है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर द मूवमेंट या रिमूवल आपको इन्वॉइस बनाना है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या उससे पहले भी इन्वॉइस बना सकते हैं। सर्विसेज के केस में लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइस क्या है, बिफोर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन, ऑन कंप्लीशन, कभी भी इन्वॉइस बना लो, बट आफ्टर कंप्लीशन में याद रखना विद इन 30 डेज। और NBFC बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, इनके लिए 45 डेज है। ये अभी तक की समरी है। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ये पढ़ लिया। हाँ, एक दो चीज़ और पढ़ानी है जो यहाँ नहीं लिखी है, बट आप अगर अपने मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो मिलेगी, बट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ। वो चीज़ ये है, फर्स्ट है उसमें, पहली चीज़ है जो बोला गया है अप टू कितना 1000, अप टू 1000 अगर आपको एडवांस में, ये सर्विसेज के लिए है क्योंकि बेसिकली एडवांस पे, गुड्स पे तो एडवांस पे टैक्स है ही नहीं,
सर्विसेज के एडवांस पे जीएसटी है, टाइम ऑफ सप्लाई लगाते हैं क्योंकि पेमेंट उसमें आता है कंपोनेंट में सेकंड पार्ट में। तो अगर अप टू 1000 एडवांस मिला है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, कैसे? आपका पोस्ट पेड का बिल था 950 का और आप वहां गए, जैसे आपका बीएसएनएल का पोस्ट पेड का बिल था 950 का, आप बीएसएनएल डिपार्टमेंट गए, आपने बोला लीजिए 1000 रुपये, 500 के 2 नोट दिए, उन्होंने कहा 50 रुपये खुले नहीं है, तो आप दोनों ने डिसाइड करा ये अगले बिल में एडजस्ट कर लेंगे 50 रुपये, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, टेलीकॉम कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के लिए मैंने एक गोल्डन रूल बताया था, जो पेमेंट कर रहा है वो रिसिपिएंट, आपने 1000 रुपये दिए इसलिए आप रिसिपिएंट। टेलीकॉम कंपनी इज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो टेलीकॉम कंपनी इज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकालेंगे? इनवॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट, आप पेमेंट तो अभी कर रहे हो अगले बिल की, बिल तो अगले उसमें आएगा ना जब भी उनकी टर्म्स होंगी, पेमेंट अभी कर रहे हो 50 रुपीज़ की, तो इनवॉइसिंग जो कि पता नहीं कब होगी, जो डेट डिटरमिन जब होगी, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट तो आज की डेट हो गई 1 अप्रैल 2022। तो बोला गया अगर आपका एडवांस है सर्विसेज के केस में अप टू 1000, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज डिटरमिन नाउ, मतलब उसके बेसिस पे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर में निकाल सकते हो, और नेक्स्ट बिल, और टू बी डिटरमिन टाइम ऑफ सप्लाई टू बी डिटरमिन इन नेक्स्ट बिल, इन नेक्स्ट, सॉरी बेटा, इन नेक्स्ट बिल, या तो अभी भी दे सकते हो या नेक्स्ट बिल में दे सकते हो, बट कितना? 1000 रुपये तक का एडवांस चलेगा सर्विसेज के केस में, अभी दे दो या नेक्स्ट बिल में उसको जोड़ लेना। नेक्स्ट बिल में कैसे सर? वही जब बिल आएगा ना आपका, तो इनवॉइस और पेमेंट लगा देना जब बिल आएगा तब, ठीक है सर, इतना समझ में आया। एक और पॉइंट बता रहे थे सर आप, हाँ पॉइंट नंबर 2 लिखिए जो इसमें मिसिंग है। वो तो बता ही दिया कि पेमेंट को कैसे पकड़ेंगे, पेमेंट के केस में हम पकड़ेंगे अर्लियर ऑफ, क्या अर्लियर ऑफ? अर्लियर ऑफ बुक एंट्री, ये लिख लीजिए अगर लिखना हो तो, मगर ये लिखा हुआ है आपके, और बैंक क्रेडिट, ठीक, बैंक में जिस दिन क्रेडिट हुआ या बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर, आपकी क्या होगी? पेमेंट की डेट मानेंगे, ठीक है सर। अगर ये डेटा सप्लायर नहीं रखता, इनवॉइस भी नहीं रख रहा, कंप्लीशन हुआ ये भी नहीं बता रहा, पेमेंट कब आई ये भी नहीं बता रहा क्योंकि कैश में पेमेंट आई थी किसी केस में, तो रिसिपिएंट का पकड़ेंगे। किसका पकड़ेंगे? रिसिपिएंट का पकड़ेंगे। तो क्या बोला? व्हेन द अबव इवेंट्स आर अनअसर्टेनेबल, द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर सप्लायर का नहीं मिलेगा तो रिसिपिएंट का पकड़ेंगे, ठीक। अगर रिसिपिएंट का नहीं हुआ सर, सप्लायर भी नहीं दे रहा, रिसिपिएंट भी नहीं दे रहा, सेक्शन 12(5) या 13(5) में हम पढ़ेंगे इसको, रेजिडुअरी केस, जो आपका यहाँ पे होगा ये रहा, ठीक, रेजिडुअल केसेस। अगर रिसिपिएंट भी नहीं रख रहा, सप्लायर भी नहीं रख रहा, तो 13(5) या 12(5) में हम पढ़ेंगे, ठीक है सर। अब पढ़ाइए टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज पढ़ लिया, 2 चार्जेस थे, हमने पढ़ा था लेवी की चैप्टर में, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, एक और था ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अभी हमने पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई, अब हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, तो देखते हैं, पहली सर्विसेज का पढ़ते हैं 13(3), टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पेमेंट आया इसमें, ठीक है। हमारा वैसे रूल क्या है? इनवॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यही रूल है ना सर्विसेज के केस में, इनवॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट आ गया यहाँ पे, अब इनवॉइसिंग की बात आई, अब इनवॉइसिंग की बात आई, बट लायबिलिटी किसे आ रही है? जीएसटी पे करने की, रिसिपिएंट को, जो पेमेंट कर रहा है वही टैक्स पे कर रहा है, तो डायरेक्ट टैक्स के जैसा हो गया ना? नहीं सर,
है तो ये इनडायरेक्ट टैक्स, बट पे किसे करना है, रिसिपिएंट को पे करना है। तो रिसिपिएंट को थोड़ा सा टाइम देंगे। कितना टाइम दोगे, थोड़ा सा। तो टाइम देंगे हम, जब आपने इशू करा इनवॉइस सप्लायर ने, सपोज लीगल सर्विसेज पे आरसीएम है बिग बिजनेस एंटिटी, जिनका प्रीवियस ईयर हमने पढ़ा था, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर एज पर द रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पिछले साल थी, तो इस साल उनको आरसीएम की लायबिलिटी लगेगी। ओके, समझ में आ गई सर। तो उस केस में इनवॉइसिंग क्या होगा, उस केस में इनवॉइसिंग होगा, मैं बता रहा था लीगल सर्विसेज की बात। तो लीगल सर्विसेज में मैं बिग बिजनेस एंटिटी हूँ। बिग बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन आपको पता है, प्रीवियस ईयर में आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लायबल थे, तो आप इस साल में बिग बिजनेस एंटिटी कहलाओगे। ठीक है सर। एक लॉयर हैं मिस्टर XYZ, उनसे मैंने कुछ सर्विसेज ली, तो वो कौन हो गए, सप्लायर, मैं कौन हो गया, रिसिपेंट, क्योंकि मैं पैसे दूंगा उनको। सपोज 10,000 रुपये का लीगल फ़ी उन्होंने मेरे को बिल दिया, मैंने उनको 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है, वहाँ से 10,000 रुपये का बिल आ गया। मैं बिग बिजनेस एंटिटी हूँ, तो मैं रिवर्स चार्ज में आरसीएम में उस सर्विसेज का, लीगल सर्विसेज का टैक्स दूंगा। तो ये बोला गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टैक्स कब देना है आपको गवर्नमेंट, क्योंकि अब तो टैक्स मेरे को देना है, आई एम अ रिसिपिएंट। रिवर्स चार्ज में मेरे को टैक्स देना है, आई एम अ रिसिपिएंट और मेरे को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। तो मेरे को टैक्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे उसके अगले महीने के, उसके ईयर मंथ एंड के 20th तक जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, उसके मंथ एंड के 20th तक नॉर्मल केस में, और टाइम ऑफ सप्लाई आएगा कंपोजिशन के, तो उसके क्वार्टर एंड के 18 तक। ठीक है सर। तो इन लोगों को जिन पे इनडायरेक्टली, जिन पे गलत से, मतलब नॉर्मल लेवी होता तो वही देता हमारा लॉयर, अब नॉर्मल लेवी नहीं है, रिवर्स लेवी है, तो रिवर्स लेवी में रिसिपिएंट को देना है। सर्विसेज उसने दी, जीएसटी मैं दे रहा हूँ उसका, तो मेरे को कुछ रिलैक्सेशन दिया कि आप 60 दिन तक इनवॉइस, जैसे उसने इनवॉइस दिया 1 तारीख को, तो वहाँ से 60 दिन, मतलब उस तारीख को छोड़ दीजिए, वहाँ से 60 दिन तक आपको टैक्स नहीं देना, बट 61वें दिन को आपको टैक्स देना है। तो 61 डेज फ्रॉम, अब फ्रॉम आ गया, फ्रॉम का मतलब उस दिन को छोड़ दो, किस दिन को, जिस दिन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, वो कब है, वो हमारे केस में 1 अप्रैल 2022 है, तो 1 अप्रैल 2022 को छोड़ दूँ, तो 2 अप्रैल 2022 मेरा फर्स्ट डे होगा 61वें दिन की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है सर। तो एक्सेप्ट, फ्रॉम का मतलब है यहाँ एक्सेप्ट, लॉ में अगर डेट डिटरमिन करनी है आपको फाइनल लेवल तक और फ्रॉम दिख जाए तो उस तारीख को एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना। तो 1 तारीख मेरा पहला दिन नहीं है, फर्स्ट डे नहीं है, बट 2 अप्रैल 2022 इज़ माई फर्स्ट डे। समझ में आता होगा ये कॉन्सेप्ट, इतनी बार बता दिया। तो आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होगी, तो अर्लियर ऑफ, क्या अर्लियर ऑफ पेमेंट जो ये है, और इनवॉइसिंग के लिए बोला 61 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम दी 61 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। जिस दिन सप्लायर ने 10,000 रुपये का बिल दिया, और वहाँ से कितने दिन, 61 दिन, वहाँ से कितने दिन, 61 दिन, यहाँ से 61 दिन चलेंगे। मैंने 10,000 रुपये दिए 1 अप्रैल 2022 को, वहाँ से 10,000 रुपये का बिल आया, तो बिल किस दिन आया, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को छोड़ दो। 2 अप्रैल इज़ माई फर्स्ट डे, ऐसे करते करते 61वें दिन तक। और पेमेंट, जब पेमेंट में भी मैंने 1 अप्रैल को कर दी, पेमेंट भी इस केस में 1 अप्रैल 2022 है, विच एवर इज अर्लियर निकालता हूँ, तो 1 अप्रैल 2022 इज माई टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये आ रहा है यहाँ पे 1 अप्रैल को मैंने पेमेंट भी कर दी। सपोज पेमेंट मैंने 6 महीने बाद करी होती, तो 61वां दिन, 61st डे इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो जनरल रूल है हमारा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट डाला गया, हाँ डाला गया, पेमेंट आया, इनवॉइस डाला गया, हाँ डाला गया, इनवॉइस डाला गया, बट यहाँ थे 61, तो यहाँ 31 करे गए। गुड्स के केस में थोड़ा टाइम रिड्यूस करा,
ठीक, फ्रॉम है तो एक्सेप्ट लेंगे, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस को छोड़ेंगे। तो डेट ऑफ इनवॉइस से 31 दिन, ओके। और पेमेंट, यहाँ एक चीज और डाली गई, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में हमने आरसीएम नहीं है हमारे सिलेबस में, इंटर लेवल इवन द फाइनल लेवल भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। गुड्स के केस में आरसीएम पढ़ने के लिए, बट एक्चुअल में है। आपसे अगर एमसीक्यू में पूछ ले आरसीएम ऑफ द गुड्स और आरसीएम ऑफ द सर्विसेज किस चीज पे आरसीएम है, तो आप कहोगे बोथ। फाइनल में भी पूछता तो आप कहेंगे बोथ। तो यहाँ एक चीज और ऐड करी गई, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो अगर मैं सम अप करूँ, आरसीएम ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, आरसीएम ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो गुड्स के केस में इनवॉइस और पेमेंट, पेमेंट है इनवॉइसिंग 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर जो आरसीएम में सप्लाई कर रहा है, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, तीनों का अर्लियर। अगर मैं सर्विसेज में बात करूं तो इनवॉइस और पेमेंट पकड़ते हैं। पेमेंट है इनवॉइसिंग के लिए लिखा है 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्विसेज, नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेस बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है सर। और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है सर। अगर ऊपर का डेटा सप्लायर नहीं देता तो किससे लेंगे, रिसिपिएंट से। ये वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आता है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी। क्या कहता है, पढ़ते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइजेस। एसोसिएट एंटरप्राइजेस मैं आपको बता देता हूँ, आपको देगा एग्जाम में, एसोसिएट एंटरप्राइजेस देगा, बताएगा कि ये मेरी एसोसिएट है। फाइनल लेवल के लिए एसोसिएट एंटरप्राइजेस बताना जरूरी है, बट इंटर लेवल के लिए मेरे को बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन में बोलेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो एसोसिएट एंटरप्राइजेस देखते समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइजेस, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एसोसिएट एंटरप्राइजेस क्या एग्जाम्पल क्या, रियल लाइफ में आई एम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, तो मेरा एसोसिएट एंटरप्राइजेस है माइक्रोसॉफ्ट यूएस से, ठीक है सर। माइक्रोसॉफ्ट यूएस से इज माई एसोसिएट एंटरप्राइजेस। तो क्या, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है, अगर बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर पेमेंट में पकड़ते हैं तो वी कैन मैनिपुलेट द बुक एंट्री। मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ बुक एंट्री, कर सकता हूँ, वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, है नहीं, तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बुक एंट्री को। तो उसने कहा अगर मेरी ट्रांजैक्शन एसोसिएट के साथ होती है तो हम दोनों ही मैनिपुलेट कर सकते हैं बुक एंट्री को। मैं बोलूंगा तू मेरे को पेमेंट बहुत बाद, मेरे बैंक अकाउंट में तू बहुत दिन बाद पेमेंट डाल, मैं बहुत दिन बाद उसको बुक में रिकॉर्ड करूंगा, तो देयरफॉर पेमेंट मेरा डिले हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली मैं सर्विसेज को, इनवॉइसिंग को डिले कर दूंगा, क्योंकि मुझे 30 दिन तो अलाउड ही है कंप्लीशन से। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी एसोसिएट के साथ, बिटवीन द एसोसिएट एंटरप्राइजेस, तो बुक एंट्री के पढ़ो एसोसिएट, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज किससे, एसोसिएट एंटरप्राइजेस से। द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, मतलब मेरी, और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पकड़ना, ठीक ठीक। तो अर्लियर ऑफ क्या पकड़ेंगे, जिस तारीख में बुक में एंट्री करी और जिस तारीख में पेमेंट आई, विच एवर इज अर्लियर पकड़ना। कैसे रिजॉल्व हुआ ये प्रॉब्लम, ये रिजॉल्व हुआ क्योंकि ये बिग बिजनेस एंटिटी है, बहुत बड़ी है माइक्रोसॉफ्ट, तो कोई गुड्स या कोई सर्विसेज निकल रही है तो इन्वेंट्री वाइज एंट्री करती हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि इन्हें इन्वेंट्री का भी वैल्यूएशन और इनका एग्जिस्टेंस इनको रखना पड़ता है कि हमारे स्टॉक में क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस ने कुछ पेट्रोल रिलायंस यूएसए को भेजा, तो वो ये कह सकता है हाँ पेमेंट बाद में करना, बट वो जो इसके यहाँ से गुड्स निकला और यूएस से पहुंचा उसकी एंट्री उसे आज ही करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री को माइनस रिलायंस इंडिया को आज ही करना पड़ेगा। तो इसने कहा जब आपने कोई भी एंट्री बुक में करी वो तारीख या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पकड़ लेना। तो क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइजेस के केस में क्या करेंगे आप, तो आप देखेंगे डेट ऑफ एंट्री, ये आरसीएम में ही है बेस, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं है ये वाला एसोसिएट वाला प्रोविजन। तो आप क्या पढ़ेंगे,
एसोसिएट एंटरप्राइज, इसकी केस में आप आरसीएम पे कैसे पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे, कहाँ चला गया, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पकड़ेंगे। आप वो मत पकड़ना 61 डेज और इन पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आप ये पकड़ना डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इन केस ऑफ एसोसिएट का क्वेश्चन आता है तो। सही है सर। अब तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोविज़न है, चैप्टर समाप्त होने की कगार पे, कगार पतदार जो भी कहते हैं उस पर है। ठीक। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। समझिए, मैंने आपको एक वाउचर दिया अमेज़ॉन का, मैंने बोला इस कूपन कोड को, इस वाउचर को आप जब कुछ सप्लाई करेंगे वहाँ कूपन कोड डालना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 1000 रुपये का। आपने बोला करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन पे, तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूं, मतलब बाय करना चाहूं तो इस कूपन कोड को डालूं तो मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने बोला हाँ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे को नेचर पता है कि किस सप्लाई के रिस्पेक्ट में इसको यूज़ करूँगा, किस गुड्स के रिस्पेक्ट में इसको यूज़ करूँगा, नहीं पता। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालूँ मैं, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर। जब वाउचर रिडम्पशन होगा, जब आप उससे यूज़ करेंगे, जिस डेट में, सपोज मैंने आपको 1 अप्रैल 2022 को एक वाउचर दिया 1000 रुपये का और बोला कि आप इसको, करोड़ों प्रोडक्ट हैं अमेज़ॉन की साइट पे, किसी भी एक में लगाएंगे 1000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपने 1 तारीख को नहीं लगाया, आपने सपोज 10 अप्रैल 2022 को लगाया, तो डेट ऑफ रिडम्पशन क्या हुई आपके केस में, डेट ऑफ रिडम्पशन हुई आपके केस में 10 अप्रैल 2022। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुई इस केस में, 10 अप्रैल 2022, सॉरी एस। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने बोला ये लीजिए कूपन कोड या रिडम्पशन वाउचर, और आप इसको केवल बोतल खरीद सकते हैं इससे। तो जब आप अमेज़ॉन पे बोतल सिलेक्ट करेंगे और इस वाउचर को डालेंगे तो ही इस कूपन को यूज़ कर पाएंगे। हाँ सर, नेचर आज ही डिटरमिन है किस सप्लाई के रिस्पेक्ट में यूज़ करूँगा। हाँ, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आइडेंटिफेबल, हमें पता है कि बोतल में ही यूज़ होगा ये कूपन कोड। ये मेरा कूपन कोड वाउचर, ये मेरा किस में यूज़ होगा, बोतल की सप्लाई में ही यूज़ होगा। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल। डेट ऑफ इशू, टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू, मतलब 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को दिया ना मैंने आपको, तो 1 अप्रैल 2022 इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। इस केस में जिस तारीख को मैं आपको वाउचर पकड़ाऊंगा वो तारीख मेरी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, दोनों के लिए कॉमन प्रोविज़न था। अब ना तो डेटा रिसिपिएंट के पास है ना सप्लायर के पास है, तो किससे लें। तो उस केस में अगर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, तो उस केस में आपका ड्यू डेट जो फाइलिंग का होगा, आपका ड्यू डेट क्या है फाइलिंग का, जीएसटीआर 3B के लिए अगर आप रजिस्टर्ड हो तो मंथ एंड से 20th, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा जिस तारीख में आप ड्यू डेट आपको फाइलिंग करनी है। इन एनी अदर केस जिसमें आपने पेमेंट कराई, ये मैं समझा देता हूँ एनी अदर केस होते क्या है। आप अनरजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके पास पहुंचा और आपने एक्सेप्ट करा, हाँ मैंने जानबूझ के रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और मैंने इस सप्लाई को छुपाया है, तो हम वहाँ पे बैठते हुए डिपार्टमेंट ये निकालेगा आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। आपको डिपार्टमेंट उसको नोटिस देगा इतना पेमेंट आज ही दे दे, तो डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन वो पेमेंट दे देगा वही तारीख क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ पेमेंट इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, अब हमने पढ़ा, हो गया 12.5 13.5 हो गया। अब एक ये पॉइंट और पढ़िए, खत्म होने वाला है ये चैप्टर। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट और कंसिडरेशन। समझते हैं क्या होता है। मैंने आपको एक बोतल सप्लाई करी, 1000 बोतल ऐसी, और इसका बिल मैंने दिया 1 लाख रुपए का। मैंने बोला कि विद इन 30 डेज आप इसको पेमेंट कर देना। आपने बोला ठीक है। मैंने बोला अगर 30 दिन में पेमेंट नहीं करा तो 31वें दिन एंड ऑनवर्ड्स आप पे इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम का। आपने बोला ठीक है, एग्रीमेंट डिटरमिन हो गया। या मैंने बोला 31वें दिन से 1000 रुपये पर डे की आप पे पेनल्टी लगेगी। कुछ भी मैंने आप पे लेवी लगाया, मतलब या तो मैंने इंटरेस्ट का लगाया आप पे जो मैंने 12% बोला, या मैंने लेट फीस लगाई, या मैंने पेनल्टी लगाई आप पे,
तो उस केस का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करूं? मुझे आज कैसे पता? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर करके तो मैं निकाल लूंगा, या गुड्स के केस में इनवॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग करके तो मैं निकाल लूंगा टाइम ऑफ सप्लाई। बट आप पेमेंट उसका बाद में करोगे या विद इन द टाइम कर दोगे, ये मेरे को आज तो नहीं पता। तो आज वाली गुड्स का जो मैंने बोतल सप्लाई करी है 1000, तो इनका तो मैं गुड्स है तो टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइसिंग, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइसिंग जो बिल में लिखी हुई है, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग एज पर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर से निकाल लूंगा। बट आपने सपोज डिफॉल्ट कर दिया, आपने 30 दिन में पेमेंट नहीं करा, तो मैंने आप पे पेनल्टी लगाई 1000 रुपये पर डे की। आपने 10 दिन बाद पेमेंट करी 30 दिन होने के भी, तो आप पे पेनल्टी लग गई 10,000 रुपये की। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करूं? तो बोला गया जो आपने ये पेनल्टी लगाई है इसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग से डिटरमिन होगा। पढ़ते हैं क्या लिखा है। एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, हाँ जी, ऑफ द कंसिडरेशन। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑन विच दी सप्लायर, मैंने जिसने बोतल सप्लाई करी है, रिसीव, जब मैंने वो पेनल्टी रिसीव कर ली, सच एडिशन इन वैल्यू, जिस तारीख को मैंने पेनल्टी रिसीव कर ली वो ही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो सम अप करते हैं बहुत जल्दी के साथ साथ, और फिर इसके टेस्ट ऑफ नॉलेज के और इलस्ट्रेशन जल्दी से निपटा देंगे। तो सम अप करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ, अब मैं बोलूंगा आपको भी बोलना है, आप समझ चुका, आपको भी बोलना है। पोज करके एक बार बोल सकते हैं मेरे से पहले, बट आपको अगर पोज नहीं करना तो मेरे साथ बोलिए। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई, बोलो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। 12 13 ठीक, 12 बोलता है इनवॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग हम सेक्शन 31 से पकड़ेंगे। सेक्शन 31 में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग इन केस ऑफ गुड्स 2 केसेस आता है, रिमूवल हो रहा है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल से पहले या रिमूवल पे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग कर लेना, और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग मानना जिस तारीख को आपको डिलीवर हुआ है, जिस दिन आपको डिलीवर हुआ है वहां से डिलीवर हो चिप्स का पैकेट, ये तारीख आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग। तो इनवॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 बात करता है। क्या बात करता है? इनवॉइसिंग, देखो इनवॉइसिंग करेक्ट है, इनवॉइसिंग इनकरेक्ट है, इनवॉइसिंग करेक्ट है। इनवॉइसिंग करेक्ट के लिए फिर सेक्शन 31 पे गए तो उनने बोला टाइम आपका इनवॉइसिंग का डेट क्या होना चाहिए एज पर सेक्शन 31 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उसमें बोला गया आप बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज भी इशू कर सकते हैं इनवॉइस, आफ्टर भी कर सकते हैं, ऑन भी कंप्लीशन भी कर सकते हैं इनवॉइस इशू। आफ्टर करेंगे तो 30 दिन तक का ही गैप लेना। ठीक है सर। 45 डेज इन केस ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनीज या एनबीएफसी के लिए है। ओके सर, तो अगर इनवॉइसिंग करेक्ट है सेक्शन 35 पे विद इन 30 डेज है तो उस केस में इनवॉइसिंग करेक्ट है तो इनवॉइसिंग आएगा पिक्चर में, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट इसलिए आया क्योंकि एडवांस ऑफ द सर्विसेज के केस में रिसीव हुआ है तो उस पर जीएसटी लगेगा। एडवांस ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में जीएसटी है क्योंकि सर्विस टैक्स में था। इन्वॉल्व नहीं है, आपका इनवॉइसिंग करेक्ट नहीं है तो उस केस में आप लेना इनवॉइस हटा दो, क्या डालो, कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। फिर मैंने पढ़ा उसके बाद आपका पेमेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि बुक एंट्री जिसमें मैं डाल रहा हूँ या बैंक में विच एवर इज अर्लियर वो पेमेंट की डेट हो जाएगी। और हमने क्या पढ़ा जल्दी से देखते हैं, ये हो गया मेरा, ये हो गया, हाँ रिसिपिएंट, हाँ सप्लायर का नहीं मिला डेटा, रिसिपिएंट का ले लूँगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई है, अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो उस केस में इनवॉइस और पेमेंट देखते हैं तो पेमेंट तो एज इट इज़ है। इनवॉइसिंग के केस में 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइसिंग बाय द सप्लायर, जिस तारीख को इशू कराया उसने अपना बिल सप्लायर ने, क्योंकि मेरे को आरसीएम देना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो वहाँ से उस तारीख जो बिल में लिखी है उसको हटा दो, वहाँ से 61 दिन चलो आगे, क्योंकि फ्रॉम है उसको हटा दो, वहाँ से 61 दिन चलो। तो 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आरसीएम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, उस केस में हम पकड़ेंगे इनवॉइस और पेमेंट पकड़ते हैं, पेमेंट एज इट इज है। इनवॉइसिंग के केस में 31 डेज 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और पेमेंट और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड एडिशनल है, 3 कंडीशन है गुड्स के केस में आरसीएम में। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड 3rd कंडीशन है, विच एवर इज अर्लियर इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर,
ये हो गया एसोसिएट एंटरप्राइजेस के केस में, सर्विसेज में ही देखेंगे आरसीएम में, तो 61 और 61 और आपका पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नहीं पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, तो एसोसिएट के केस में बुक एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पकड़ेंगे। ओके, जब मैंने वाउचर की बात करी, एक वाउचर है जिस पे पता है कि वो बोतल के रेस्पेक्ट में यूज होगा, एक वाउचर है कि करोड़ों प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में यूज हो जाएगा। अगर बोतल के रेस्पेक्ट में यूज होगा तो मेरे को आज ही पता है, डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर ही पता है कि किस में यूज कर सकते हो आप, तो डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर इज माय टाइम ऑफ सप्लाई। अगर मुझे लग रहा है कि करोड़ों प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में यूज करोगे तो मेरे को डेट भी नहीं पता, डेट भी नहीं पता कब यूज करोगे, तो डेट ऑफ रिडम्पशन इज माय टाइम ऑफ सप्लाई। रेजिडुअल केस में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो टाइम ऑफ सप्लाई जब आपका ड्यू डेट है रिटर्न भरने के लिए, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको पकड़ा है डिपार्टमेंट ने, तो आपसे चिट्ठा नहीं बनाएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ये वो, तो आपसे बोलेगा आज जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। सही। आपका पेनल्टी, इंटरेस्ट और लेट फीस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन रिसिपिएंट को पैसा, सप्लायर को, रिसिपिएंट तो पैसा देता है ना, गलत बोल दिया, जिस दिन सप्लायर को, क्योंकि फ्लो में गलत निकल जाता है कभी कभी लास्ट में, तो इसको इग्नोर करना बेटा। तो जिस दिन सप्लायर को पैसा रिसीव होगा उस किस पे, पेनल्टी पे, इंटरेस्ट पे, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, अब आप इसके क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, मैं टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन देख रहा हूँ, मिल जाते हैं तो मेरे को वो भी करा देता हूँ। टेस्ट ऑफ नॉलेज के तो हैं, मैं सोच रहा हूँ उसके भी करा दूँ आपको। इलस्ट्रेशन के आप करना, बहुत आसान है, सब निकलेंगे। टेस्ट ऑफ नॉलेज के मैं निकलवा देता हूँ। कितने क्वेश्चन है, 15 एक क्वेश्चन है, आराम से निकालेंगे। प्रैक्टिकल देखेंगे, थ्योरी हमने बहुत अच्छे से कर ली। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, बता देना यार, बहुत बार पढ़ लिया इसको। वैसे कहता क्या है ये सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई में, वही बात कर रहा है जो मैंने बहुत बार आपको बताई है। जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, बताओ इसको, बता दो, एंट्री भी बता के आओ उसे, जो आपको नंबर तो जानबूझ के देगा ही देगा। नोटिफिकेशन की एंट्री, डेट भी बता दो, 15/11/2017, इतनी बार बोल दी मैंने। और सर्विसेज के केस में बताना सर्विस टैक्स से एज इट इज़ आया कंसेप्ट अंडर फॉरवर्ड चार्ज। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बता देगा मेरे बच्चे, कोई भी जो मुझसे बड़ा हुआ। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केस एज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। क्या रिवर्स, फॉरवर्ड नहीं रिवर्स, तो वो 31/61 पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आया, गुड्स 3 कंडीशन 1 2 3 देखेंगे, तो क्या क्या, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट ऑफ गुड्स,
टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज टाइम ऑफ सप्लाई में क्या क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी 12 to 13 को समझा के आएंगे, सिग्निफिकेंस निकल जाएगा आपका। जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। एडवांस गुड्स के रिस्पेक्ट में एडवांस मिला है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें एंट्री नंबर 66/2017 ने मना करा हुआ है। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि पहले ज़माने में ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर एडवांस पे टैक्स नहीं देते थे, इसलिए ये प्रोविज़न लाया तो गया जीएसटी में कि एडवांस के गुड्स पे भी जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, बट लेटर ऑन उसे हटा दिया गया। कब हटाया? 15/11/2017 को हटा दिया गया। क्या सप्लाई के रिस्पेक्ट में एडवांस मिलेगा तो उस पर जीएसटी है? हाँ, उस पर जीएसटी है, उस पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। तो गुड्स के केस में अकॉर्डिंगली आप समझा देंगे, सर्विसेज का केस भी समझा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट द जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। कैसे बोल रहा है ये? रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज के 2 केस थे, एक तो सप्लाई का था जिसमें 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पकड़ते थे। यहाँ क्या पकड़ते थे? 31 डेज पकड़ते थे, 61 की जगह पेमेंट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। तो रिवर्स चार्ज के केस में ये था। अब देखते हैं कि गुड्स का केस की सर्विसेज का केस है। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बोल दिया बॉस ने। क्या बोल दिया बॉस? गुड्स बोल दिया इसने। तो हम 31 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 3 होगा, जो अर्लियर होगा वो देखेंगे। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ये दे रखी है हमें, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। डेट ऑफ पेमेंट हमें ये दे रखी है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, किसके द्वारा? बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स, बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स, ये भी दे रखा है। यहाँ से इस दिन को छोड़ के, जो ये दिन दे रखे हैं, इस दिन को छोड़ के अगले 31 दिन गिनना है हमें। अब दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे गिनते हैं 31 दिन। और आप बात दिमाग में ठान लेना, इससे एक क्वेश्चन उठेगा टाइम ऑफ सप्लाई से, पक्का और पक्का एक क्वेश्चन 5 नंबर या 4 नंबर का उठेगा, चाहे वो एमसीक्यू में उठे चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में उठे। तो इस चैप्टर को छोड़ना तो नहीं है, बहुत अच्छी तरह मैंने कराया और करना भी है। तो अब मैं दिखाता हूँ 31 डेज निकलेंगे कैसे। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स, सप्लायर ऑफ द गुड्स ने इशू करा इनवॉइस 29 जून को। 29 जून को छोड़ना है, क्योंकि मैंने बोला था फ्रॉम में एक्सक्लूडिंग करते हैं वो डेज को। तो क्या लिखा है? 31st डे फ्रॉम माने एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेस, एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेस। तो सप्लायर ने इशू करा इनवॉइसेस 29 जून। तो यहाँ से 31 दिन कैसे गिनेंगे? जून में कितने दिन होते हैं? 30। जून में कितने दिन होते हैं? 30। 29 को इशू करा तो जून का कितना दिन बचा? 1 दिन बचा। तो जून का 1 दिन बचा। हमें कितने निकालने हैं? 31 दिन। दिख रहा होगा सबको 31 दिन। माइनस करेंगे 1 डे। 1 डे किसका? जून का। तो कितने आ जाएंगे? 30 जुलाई। क्या आ जाएगा? 30 जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। यस, तो 30 जुलाई इज माई 31st डे। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन बनाऊँ 31वें दिन की, तो आप मुझे को बता देना कि क्या क्या आएगा। 31st डे, 31st डे क्या होगा? 31st डे होगा हमारा, यहाँ इस केस में 30 जुलाई निकल के आया। अच्छा सर, पहले यही निकाल लेते हैं, फिर 29 जून, यस 30 जुलाई निकल के आएगा। गुड्स का केस है तो 31 पकड़ रहे हैं, और सर्विसेज का केस होता तो सर 61 पकड़ते। 29 जून, यस 30 निकल के आएगा। ये तो सर सेम ही दे दिया इसने। और भी है क्या कुछ? हाँ, 1 जून, 1 जून। जून में कितने दिन टोटल? 30। ठीक, तो करिए 31 निकालना है आपको, 31 डे की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले मंथ की कैलकुलेशन कीजिए। मंथ क्या है? 30 दिन का। जून कितने दिन का होता है? 30 का। उसमें से 1 तारीख को एक्सक्लूड करना है। तो जून में कितने दिन बचे? 29 दिन बचे। अच्छे सर, हमें 31 डेज चाहिए 1 जून से। 29 जून के निकल जाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा मेरा? जुलाई। तो सेकंड मेरी क्या हो जाएगी? जुलाई। तो यहाँ पे लिख लो 2 जुलाई। ओके, 29 जून सेम आ जाएगा 30 जुलाई, जो पहले निकाला था, मत निकालना। 30 जुलाई सेम आ जाएगा। एग्ज़ाम में थोड़ा स्मार्टली वर्क करना, कभी अलग अलग जून का, मतलब 29 जून का अलग अलग निकालो। एक बार निकाल तो लिया हमने। ओके बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है। अभी तक तो हम सही चल रहे हैं।
अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसे काट देना है इस डेट को, ये कन्फ्यूज़न पैदा करेगी ये वाली डेट कन्फ्यूज़न पैदा करेगी, तो इसे काट देता है। अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। अब हमें अर्लियर ऑफ देखना है, दिस वन और दिस वन। ठीक, कहाँ से अर्लियर ऑफ देखना है, इससे और इसमें से नहीं, इसमें से। कहता ना ये दिक्कत पैदा करेगी। तो देखिए कौन सा अर्लियर है, मेरे को बताओ कौन सा अर्लियर है। जुलाई, 1 जुलाई अर्लियर है, अगस्त या जुलाई, 30 जुलाई। तो आंसर आएगा 1 जुलाई, आंसर आएगा 1 जुलाई। अब तो आप करोगे 1 जुलाई जून, और तो क्या अर्लियर जून जुलाई। अब इसमें देखो पेमेंट में क्या लिखा है, पार्ट ऑफ द पेमेंट, हाँ जी, पार्ट ऑफ द पेमेंट मेड ऑन 30 जून एंड बैलेंस पेड ऑन 20 जुलाई। इस केस में अगर कभी भी पार्ट में पेमेंट आया है, मतलब 1 लाख का गुड्स बेचा और पेमेंट आ रहा है पार्ट्स में, पहले 20,000 आया फिर 80,000 आया, तो उस केस में 2 टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, एक बार 20,000 की निकलेगी, एक बार 80,000 की निकलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मेरा ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या क्या, पहला क्वेश्चन नंबर ए, दूसरा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए में ये तो सेम आएगा, जुलाई 1 दोनों में, जुलाई 1 जो मेरा क्या था रिसीप्ट ऑफ गुड्स का डेट, जुलाई 1। ये 2 हो जाएंगी मेरी पेमेंट, एक तो हो जाएगी 30 जून और एक हो जाएगी 20 जुलाई। और इस केस में 30th ही निकलेगा, 30th जुलाई, हाँ 30th जुलाई मेरा 31st डे होगा, ये सेम आएगा। बस पेमेंट ही 2 बार अलग अलग हुई है, तो ये 2 बार क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब बताइए टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस, तो कौन सा अर्लियर है, जून अर्लियर है, कौन सा अर्लियर है, जुलाई अर्लियर है, कौन सा 1 जुलाई। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें इस केस में अब क्या कह रहा है, पेमेंट इन द एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 28 जून एंड डेबिटेड इन द रिसिपिएंट बैंक अकाउंट और 30 जून। मैंने बोला था पेमेंट जब बुक्स में और बैंक अकाउंट में विच एवर इज अर्लियर पेमेंट का डेट पकड़ेंगे। तो इसमें से कौन सा अर्लियर है, तो पेमेंट का डेट हो जाएगा इसमें 28 जून। ठीक है, अब 28 जून हुआ तो कौन सा पहले आया, तो दिस वन इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर, इसमें भी यही केस है, 30 जून और 26 जून, तो कौन सा आया तुम्हारा 26 जून, पेमेंट का डेट कौन सा आया 26 जून। अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है इस केस में, जून जून जुलाई, तो जून आ जाएगा 26 जून। अब 1 अगस्त 10 और 31 जुलाई, तो दिस अकॉर्डिंगली तुम्हारे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। सही है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करा रहा है इन केस ऑफ रिवर्स चार्जेस। ये खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 5th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज द सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट। ओके बेटा, on 17th June and made advance payment for the transporter on the same date 17 June. However, the consignment could not be sent immediately on account of strike in the factory. Instead, was sent on 20th July. Issue invoice was received from transporter on 22nd July. What is the time of supply of the transporter services? Services क्या दिया, और हमें पता है ये जो ट्रांसपोर्टर बाय द रोड ट्रांसपोर्ट होता है ये अंडर आरसीएम आता है। इसका टैक्स कैसे लेवी होता है, आरसीएम में। आरसीएम में हम पढ़ के आए हैं। और सर्विसेज बोल दिया, तो सर्विसेज के केस में आरसीएम, तो वो ये 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब इशू हुआ है, तो इनवॉइस इशू हुआ है आपका, बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। 17th ऑफ जून, यस सर 17th ऑफ जून। क्या बोल रहा है, कबीरा इंडस्ट्री एंगेज द सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑन 17 जून। ठीक, 17th जून को आपका इनवॉइस बना ना, दोबारा से पढ़ो। "61 days from the invoicing." तो कबीरा इंडस्ट्री लिमिटेड एंगेज इन द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑन
17th जून एंड मेड द एडवांस पेमेंट ऑन द सेम डेट। हमें पता चल गया पेमेंट की डेट क्या है 17 जून, तो एक तो 17 जून आ जाएगा फॉर्मूले में और ऊपर 61 डेज निकालेंगे विच एवर इज अर्लियर, 61st डेट जो भी होगा इट माई टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा सर, हाउएवर द कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंड इमीडिएटली ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक इन द फैक्ट्री एंड इंस्टेड वाज सेंड ऑन 20th जुलाई, 20 जुलाई को वो सेंड हुआ। ओके, इनवॉइस वाज रिसीव फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 22 जुलाई। बोल दिया उसने इनवॉइस ट्रांसपोर्टर से, किससे, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर से। कब आया 22 जुलाई, तो 22 जुलाई से 61 दिन, तो ये तो जुलाई, अगर 61 दिन भी मानूँ मैं, नॉर्मली 60 दिन मानूँ तो अगस्त सितंबर में जाके कोई डेट निकलेगी। तो अगर मैं सितंबर की डेट निकालूं और जून विच एवर इज़ अर्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है 17 जून इज़ माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी 17 जून, 17th जून। ठीक, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6, राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव द ऑर्डर, राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव द ऑर्डर एडवांस पेमेंट ऑन 5th January फॉर कैरिंग आउट एन आर्किटेक्चरल जॉब वर्क। अब ये आर्किटेक्चरल जॉब वर्क क्या हो गया मेरा, सर्विसेज हो गया। इट डिलीवर्स द डिज़ाइन ऑन 23rd April बाय ओवरसीट, नो इनवॉइस इज इशूड एट दैट टाइम एंड इट इज़ इशूड मच लेटर, बहुत बाद में, आफ्टर द एक्सपायरी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। बोल रहा है जो इनवॉइस इशू की लिमिट थी ना उसके भी बाद में बहुत इशू करा। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या पकड़ोगे, सेक्शन 13(2) पकड़ोगे। कौन सा पहले लिखोगे एज पर सेक्शन 13(2) के अकॉर्डिंगली हमें निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, क्या लिखा था, अगर इनवॉइसिंग करेक्ट है तो इनवॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइसिंग करेक्ट नहीं है तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, अच्छा, डिज़ाइन डिलीवर हो गए 23 अप्रैल को, तो कंप्लीशन हो गया सर्विसेज ऑन 13th April। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, बिकॉज इनवॉइसिंग करेक्ट नहीं है तो इनवॉइस हम नहीं लेंगे अपने फॉर्मूले में, कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर लेंगे। तो हमने कंप्लीट करी सर्विसेज 23 अप्रैल को और हमने पेमेंट रिसीव करा एडवांस में 5th January को, तो विच एवर इज़ अर्लियर इज़ माई 5th January इज़ माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी मेरी, टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज 5th January। सर एग्ज़ाम में कैसे हेल्ड करने हैं क्वेश्चन, ऐसे ही बना के आ जाए चित्र से, डायग्राम से, या कुछ और भी लिखें। तो बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करना है एग्जाम में क्वेश्चन पूरे मार्क्स के लिए। पहले में आप प्रोविज़न लिखेंगे, दूसरे में आप एनालिसिस लिखेंगे, तीसरे में आप कंक्लूजन लिखेंगे। प्रोविज़न में सर क्या लिखना है, जैसे 13(2) आपको याद आ रहा है तो इनवॉइसिंग करेक्ट है या नहीं करेक्ट, ऐसे करके आप पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे उसको। फिर 31 का रेफरेंस भी देंगे। 31 में क्या लिखा है, 30 दिन में इनवॉइसिंग करनी है, अगर आफ्टर इनवॉइसिंग करनी है बिफोर कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ये हमें सर ने बताया था, लिख के आ गए। अब इसके बाद एनालिसिस करेंगे। इन द गिवन केस राजू प्राइवेट लिमिटेड ने एडवांस रिसीव करा 5th January को एंड सर्विसेज, बिकॉज द इनवॉइसिंग इज नॉट करेक्ट मेंशन इन द क्वेश्चन, सर्विसेज के लिए हम इनवॉइसिंग नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे हम क्या पकड़ेंगे, कंप्लीशन। तो उसने आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन डिलीवर करे 23 अप्रैल को, तो उसकी सर्विसेज कंप्लीट हो गई ऑन 23rd अप्रैल। तो कंप्लीशन के लिए 23rd, पेमेंट के लिए 5th January, विच एवर इज अर्लियर के लिए 5th January इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। कॉन्क्लूजन में लिखेंगे देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इज 5th January। कॉन्क्लूजन एक लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। Investigation shows that 7 question. Investigation shows that 150 carton of ceramic capacitor was dispatched on 2nd August, but no invoice was raised. Okay. तो गुड्स जा रहा है और इनवॉइस रेस नहीं कर रहा, तो उसने सेक्शन 31 को तोड़ दिया। एंड द ट्रांजेक्शन डिस्पैच ऑफ कॉटन वॉज नॉट एंटर इन द अकाउंट्स वेन्यू इन ला। देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट से भी कुछ हमें नहीं मिल रहा। What is the time of supply of 150 carton for the purpose of payment of tax? For the purpose of payment of tax 150 carton का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो डेट ऑफ इनवॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग। बोल रहा है इनवॉइस भी इशू नहीं करा तो डेट ऑफ इनवॉइसिंग तो पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइसिंग, क्योंकि वो तो इनवॉइस पे जो डेट पड़ी हुई होती है वो देखते हैं हम। और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग के लिए हम सेक्शन 31 में जाते हैं। वो बोलता है अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, यस मूवमेंट इन्वॉल्व है, डिस्पैच बोला है उसने, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उस केस में
ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स आपको इन्वॉइस बनाना है। रिमूव हुआ गुड्स 2 अगस्त, 2 अगस्त को रिमूव हुआ तो 2 अगस्त तक हमें उसका इन्वॉइस बनाना था, तो लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइस इज माई 2 अगस्त। तो देयरफॉर जो हमारा फॉर्मूला था इन्वॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर, इसमें इन्वॉइसिंग का तो हमें पता नहीं बट लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग हमें पता है जो कि हमारी 2 अगस्त। तो देयरफॉर मेरी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी अकॉर्डिंगली, इन दिस केस कहाँ लिखे हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली हो जाएगी 2 अगस्त। ठीक है बेटा। अच्छा, एज एन ऑर्डर इज प्लेस ऑन राम एंड कंपनी ऑन 18 अगस्त फॉर सप्लाई ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड शूज, Ram and company gets the consignment ready and inform the customer and issue the invoices on 2nd December. The customer collect the consignment from the premises okay, of the Ram and company on 7th December and electronically transfer the payment on the same, which is entered in the accounts on the next day 8 of December. What is the time of supply of the shoes? Shoes क्या है मेरा गुड्स है, शूज़ की सप्लाई क्या है मेरी गुड्स है। ठीक, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का तो 12/2 पकड़ोगे फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग। डेट ऑफ इनवॉइसिंग बताओ क्या है। डेट ऑफ इनवॉइसिंग आपको पता है, इशू एन इनवॉइस ऑन 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को उसने इनवॉइस इशू कर दिया। सही है बेटा। अच्छा, अब इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है? मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है? मूवमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि कस्टमर आ रहा है और गुड्स को लेके जा रहा है, तो मोमेंट इन्वॉल्व है, उसको वहीं ला के नहीं खा रहा गुड्स को। तो देयरफॉर ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स, आपसे जब रिमूव हो रहा है, जब आपको टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस फॉलो करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 31। ठीक है, तो 7 दिसंबर हो गई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग आपकी, बिकॉज मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो रिमूवल और बिफोर और आफ्टर नहीं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो आपका जो बना वो ये बना, 2 दिसंबर इज माई इशू डेट, इशू ऑफ इनवॉइस डेट 2 दिसंबर, और 7 दिसंबर इज माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, सबको पता है 2 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे। अच्छा, मील कूपन आर सोल्ड टू अ कंपनी ऑन 9th August for being distributed to the employee of the said company. अच्छा, the coupon are valid for 6 months and can be used against purchase of food item. अगर इतना लिखा होता तो हमें पता है कि फूड आइटम के रिस्पेक्ट में जाएगा। ठीक, और वेरियस कोई मतलब वेरियसली यूज़ नहीं होगा, मतलब कई सप्लाई में यूज़ नहीं होगा, अमेजोन के करोड़ों प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होगा, स्पेसिफिकली ये पेन खरीदने में यूज़ होगा ये कूपन। तो उसके टाइम को तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस जब हमें पता है कि एंड यूज़ क्या है हमारा प्रोडक्ट का, तो क्या होगा डेट ऑफ इशू। और जब हमें पता नहीं एंड यूज़ क्या है, करोड़ों प्रोडक्ट्स में अमेजोन के किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो डेट ऑफ रिडम्पशन इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। आगे भी कुछ लिखा है, द एम्प्लॉय यूजेज देम इन वेरियस स्टोर्स फॉर परचेज ऑफ वेरियस एडिबल आइटम। क्या लिखा है, वेरियस एडिबल आइटम, बहुत सारे एडिबल आइटम में से कुछ भी ले सकता है। तो देयरफॉर एडिबल आइटम के रेट अलग अलग होंगे, शायद इसका 5 होगा, इसका 18 होगा, बोतल का 28 होगा। तो देयरफॉर मैं कुछ किसी में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे को पता है एंड यूज़ अभी एट द टाइम ऑफ इशू एंड यूज़ पता है, तो एट द टाइम ऑफ देखेंगे, क्या देखेंगे, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर मेरे को वी नो दी एंड यूज़, वी नो दी एंड यूज़, नो बेटा नहीं पता, तो आंसर क्या है, नो। तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस क्या होगा बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस डेट ऑफ रिडम्पशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स इशू इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज टू ABC लिमिटेड ऑन 17th Feb। ओके, इनवॉइस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हमें पता चल गई 17 Feb। द पेमेंट इज contested by ABC Limited on ground that on account of negligence of the firm, the company's case is dismissed by the court for non-appearance, which necessitate further appearance for which the firm is billing the company. The dispute drags on and finally payment is made on 3rd
November. Identify the time of supply in case of legal services. Legal services are under RCM. आपको ये नहीं बताएगा, सर्विसेज है, RCM है 61 डेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देखेंगे। पेमेंट मेरा कब हुआ है? पेमेंट मेरा 3 नवंबर को हुआ है और 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइसेस। इशू ऑफ इन्वॉइसेस की डेट है 17 Feb। अब निकालेंगे 61 दिन कितने बैठेंगे, तो 61 डेज की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले ये बताओ फरवरी के कितने दिन बचे? फरवरी में टोटल दिन 28, उसमें से 17 चले गए, कितने बचे? 11 दिन फरवरी के। तो देखो 61 टोटल दिन 61 निकालना है, माइनस फरवरी के 11 कर दो, 31 मार्च के कर दो, तो 19 अप्रैल क्या आया निकल के? 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल मेरा क्या आया? 61 डेज। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? 19 अप्रैल और 3 नवंबर विच एवर इज अर्लियर। कौन सा पहले है बताओ? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में? 19 अप्रैल। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन 1 केसेस इज टेस्टेड इन अ बैच। कर लोगे, इसमें ये पकड़ना 5 सितंबर जो लास्ट डेट होती है उसको मानते हैं हम, जो मतलब जैसे हमारा काम 3 महीने से कम चल रहा है। मैंने कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में अभी तक नहीं बताया, बता देता हूँ। कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज या कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केसेस में 2 कंडीशन चेक करनी है कि वो कॉन्टीन्यूसली मोर देन 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मोर देन 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और पेमेंट टर्म कैन बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ, जब आप क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो देयरफॉर पेमेंट टर्म एंड इनवॉइसिंग टर्म डिफाइन होनी चाहिए जब ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों माने जाते हैं। ठीक है सर, कॉन्टीन्यूस तो ये तो 2 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मैं आपके आया, मैंने कहा भाई साहब 2 दिन लगेंगे आपके एसी रिपेयर करने में, आपने बोला ठीक है। तो आज जो 1 अप्रैल है और कल जो 2 अप्रैल है, तो कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज कब माना जाएगा? 2 अप्रैल को माना जाएगा। तो इसलिए ये कंप्लीशन 5 सितंबर माना जाएगा। आप कर सकते हो, अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेना। 12 क्वेश्चन नंबर, XYZ ऑफ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो कराना धर्म बनता है क्योंकि वी आर द चार्टर्ड्स। issue an invoice for services rendered to Mr. A on 7th of September। ओके सर, ये क्या है? इनवॉइस डेट है ये, ठीक है। एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइसिंग, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं तो 13(2) पकड़ेंगे। इंडिपेंडेंट केस है, द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाज कंप्लीटेड। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से क्या मीनिंग निकलता है? कंप्लीशन। ऑन 1 अगस्त एंड पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 28 सितंबर। तो पहले हम क्या देखेंगे? इनवॉइसिंग करेक्ट है या नहीं है। तो इनवॉइसिंग करेक्ट है या नहीं है उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? विद इन 30 डेज कंप्लीशन से इनवॉइसिंग है या नहीं है। तो 1 अगस्त को छोड़ेंगे, अगले 30 दिन पकड़ेंगे। अगर 1 अगस्त को छोड़ के अगले 30 दिन पकड़ेंगे तो 31 अगस्त तक मेरा इनवॉइसिंग हो जाना चाहिए था। ठीक है बेटा, और इनवॉइसिंग हुआ है 7 सितंबर को। इनवॉइसिंग इज इनकरेक्ट, अगस्त के बाद हुआ है, इनवॉइसिंग इनकरेक्ट है। तो कंप्लीशन और पेमेंट, मेरा यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आपको पता है क्यों होगा? कंप्लीशन है 1 अगस्त और पेमेंट है 28 सितंबर। तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज 1 अगस्त। चलो जी, इसमें जो आपको दिक्कत आने वाली है वो आने वाली है क्वेश्चन 3 सेम, ये होमवर्क है सेम है। अब पढ़ो क्वेश्चन 3, मिस्टर ए मेड अ पेमेंट ऑन 3 अगस्त। ओके बेटा, हाउएवर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करना बाकी है बट पेमेंट एडवांस में आ गया है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसिंग इज 7 क्या है? सितंबर। ये मानेंगे अगर आपने सर्विसेज नहीं दिए तो हम इशू ऑफ इनवॉइसिंग मानेंगे कि आपका इशू ऑफ इनवॉइसिंग करेक्ट है। अब आपका इशू ऑफ इनवॉइसिंग करेक्ट है तो हम ये मानेंगे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का फॉर्मूला हम पकड़ेंगे। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का फॉर्मूला हम पकड़ेंगे। इनवॉइसिंग आपकी हुई है 7 सितंबर और पेमेंट कब है आपका? पेमेंट है आपका 3 अगस्त। तो विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि सर्विसेज के केस में एडवांस पे टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, जीएसटी है, एंट्री नंबर 66/2017 में डिसअलाउ नहीं है वो गुड्स के केसेस में। तो देयरफॉर 3 अगस्त इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिक्कत आएगी, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। मिस्टर ए मेड अ पेमेंट ऑन 15 सितंबर
हाउएवर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम, अभी सर्विसेज नहीं दी है, कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो देयरफॉर हम ये मानेंगे इन्वॉइसिंग हमारी करेक्ट है। तो फॉर्मूला हम पकड़ेंगे इन्वॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट कब हुआ है 15 सितंबर, इन्वॉइसिंग कब हुआ है 7 सितंबर, तो 7 सितंबर और 15 सितंबर विच एवर इज अर्लियर इज माई 7 सितंबर इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मैसर्स प्रणव एसोसिएट अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज। अच्छा, कुछ आरसीएम में हमने पढ़ा था रिकवरी एजेंट सर्विसेज होती हैं जिस पे आरसीएम देना पड़ता है। टू द न्यूट्रॉन क्रेडिट्स लिमिटेड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी को दी है। ओके, हमने पढ़ा था बैंक और एनबीएफसी के केस में ही बैंक या एनबीएफसी उस पर आरसीएम देगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है। एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन 15 जनवरी, इनवॉइसेस फॉर द सेम वाज इशूड ऑन 7 फरवरी एंड द पेमेंट वाज मेड ऑन 18 अप्रैल बाय न्यूट्रॉन्स क्रेडिट लिमिटेड, बैंक्स accounts of the company was debited on 20th April. Determine the following person liable to pay GST, तो NBFC, इसका तो क्वेश्चन आपको 1 नंबर फ्री का मिलेगा। कौन पे करेगा? NBFC। अंडर बता के आना, कहाँ पे? अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, तो किसका केस है? सर्विसेज का केस है, सर्विसेज का केस है और आरसीएम का केस है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 61 डेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 61 डेज कहाँ से? फ्रॉम माने एक्सक्लूडिंग द डे, तो क्या हमारा फॉर्मूला निकला था? 61 डेज फ्रॉम मतलब एक्सक्लूडिंग, 61 डेज 61st डे एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इन्वॉइसेस। जिस दिन सप्लायर ने इशू करा इन्वॉइसेस वहाँ से 61 दिन चलेंगे और उस दिन को एक्सक्लूड करेंगे जिस दिन आपने इशू करा। ये भी होमवर्क में बहुत अच्छे से हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन पहले भी करा दिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मैसर्स एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50,000 टू इट्स कस्टमर मिस दिव्याना on 1st January on the condition that the payment for the same will be made within a week. However, Miss Diana made the payment for the said goods on 2nd February and thus the interest amount to be 2,000 rupees. What is the time of supply in regard to the addition? मतलब ये जो इंटरेस्ट पेनल्टी फीस लग रही है इसके रिगार्डिंग में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ठीक, तो हमने पढ़ा था, लास्टली पढ़ा था हमने, अभी रिवाइज भी करा था। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, ये जो लग रहा है इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो जब अमाउंट ये 2,000 रुपये रिसीव हो जाएगा, किसको? सप्लायर को। ये 2,000 रुपये रिसीव हो जाएगा सप्लायर को फ्रॉम द रिसिपिएंट, तो उस तारीख को हम क्या मानेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो उसने बोला मिस दियाना मेड द पेमेंट फॉर दिस सेड गुड्स ऑन 2nd February। 2nd February को उनने सारा पेमेंट कर दिया, तो सप्लायर को कब रिसीव्ड हो गया? 2nd February। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज 2nd February। ये भी बहुत अच्छे से निकल गया होगा क्योंकि रिवीजन अच्छा है। मानस एंड वानस ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज आते ही दिमाग खुल जाना चाहिए, सेक्शन 12 लगेगा। इट इज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या गुड्स वॉज सप्लाइड ऑन 3rd October, इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 5th October। पेमेंट हमारा गुड्स के केस में पेमेंट हमारा इरेलीवेंट हो जाता है, तो इस डेट को आप पकड़ना ही मत। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? इन्वॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इन्वॉइसिंग हमें बता दिया 5th October, और अब हमें क्या डिटरमिन करना है? अब हमें डिटरमिन करना है लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग। गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब आप कैसे मानेंगे मूवमेंट इन्वॉल्व है? तो गुड्स वर्ड सप्लाइड, सप्लाइड बोल दिया ना उसने, सप्लाई का मतलब ये डीम्ड अज्यूम करेंगे कि गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो वो बोलेगा कि हमारे गुड्स के केस में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो गुड्स सप्लाइड कब करा? 3rd October। तो देयरफॉर बिल कब तक बन जाना चाहिए था उसका? लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग एज पर सेक्शन 31 कब तक हो जानी चाहिए थी? 3rd October। तो 5th October और 3rd October विच एवर इज अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई इज 3rd October। बहुत बढ़िया बेटा, निकल गया ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, खत्म हो गए। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी होता हो करिए, इसको बहुत रीचेबल बनाइए। अब अगला चैप्टर, वैसे तो इस कॉम्बिनेशन में ही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट वो अगला चैप्टर होगा। तो देयरफॉर बाय बाय, टाटा। हाँ।